चलिए तो गुड आफ्टरनून। चलिए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नीति शास्त्र के बारे में जो है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बताइए, जो नैतिकता की चर्चा हम लोग करेंगे उस नैतिकता की चर्चा करने के पीछे का मौलिक उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों चर्चा करेंगे नीति शास्त्र के बारे में जो है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य आपके नैतिक मूल्यों का विकास करने से है? यस सर, यहीं से गलती शुरू होती है। ठीक है, नीति शास्त्र की चर्चा करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना। सही या गलत? तो जो भी हम लोग चर्चा करेंगे इसका उद्देश्य कभी भी नैतिक मूल्यों के विकास से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मान के चलते हैं कि हर आदमी के पास खुद अपने आप में नैतिक मूल्य होता है, और क्लास में चर्चा करके नैतिक मूल्यों का विकास होता तो शायद इससे दुनिया में आसान काम कुछ नहीं होता। तो पहला चीज ध्यान रखिए, हम लोग क्लास में जो भी चर्चा करेंगे उसका एकमात्र उद्देश्य होगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त करना। जो क्लियर, बाकी सारे कंसिडरेशन हम लोग के लिए और मान्य होंगे। जो अब ये प्रश्न उठता है कि जब एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अधिक हम लोग ध्यान किस पे देते हैं? कैसे पढ़ना है, भूल जाते हैं उसके पहले का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम लोग को क्या पढ़ना है। और क्या पढ़ना, ये जानकारी कहां से प्राप्त होगा? सिलेबस या पाठ्यक्रम से जो है। तो पहले थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे सिलेबस के बारे में, और तब देखेंगे इस बात को सिलेबस को अप्रोच करने का आप लोग का तरीका क्या होगा। सिलेबस कॉपी थोड़ा है आप लोग के पास, अभी यहाँ पे है तो निकाल लीजिए थोड़ा, नहीं तो हमने फोटो कॉपी के लिए दिया है, 5 मिनट लेके आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे जो है। ठीक है, चलिए उसके पहले की सिलेबस कॉपी हम लोग के हाथ में आती है। 2-3 मौलिक चीज पे ध्यान रखिएगा। पहला चीज है सबके पास होनी चाहिए, हमको तो याद है, चिंता मत कीजिए। क्या करो, आवाज कम आ रही है? अच्छा, वो थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जो, अभी तो थोड़ा सा क्या अब आ रही है। ठीक है, चलिए पहला चीज ध्यान रखिए कि जब भी नैतिकता की बात हम लोग करेंगे तो नैतिकता कभी शून्य में कार्य नहीं करती है। नैतिकता का हमेशा कोई ना कोई संदर्भ होगा, और इसीलिए नीति शास्त्र को समझने के पहले इंपॉर्टेंट होता है हम लोग किस बात को समझे, संदर्भ को। अब बताइए, सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में जो नीति शास्त्र की चर्चा हम लोग करेंगे उसका संदर्भ क्या होगा, उसका रूपरेखा क्या होगा? एनीवन? कि जब सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में हम लोग नैतिकता की बात करें, नीति शास्त्र की बात करें, तो उस नीति शास्त्र का संदर्भ क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी? उसकी रूपरेखा होगी शासन एवं प्रशासन। जो है, अगर पूरे सिलेबस को देखिएगा तो पूरे सिलेबस का जो झुकाव है वो झुकाव किसके संदर्भ में? शासन या प्रशासन के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग को समझने का प्रयास करना है कि शासन या प्रशासन क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए, जब कहते हैं लोक सेवक के नैतिक मूल्य, डॉक्टर्स का नैतिक मूल्य, एडवोकेट का नैतिक मूल्य, इंजीनियर्स का नैतिक मूल्य, हर में नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन क्या हर के नैतिकता की प्रकृति एक समान होगी या उसमें कुछ अंतर होगा? उसमें कुछ अंतर होगा। किसके कारण? नैतिकता के कारण, या नैतिकता के संदर्भ या रूपरेखा के कारण? नैतिकता के संदर्भ या रूपरेखा के कारण। और आपको बता दें कि जितना संदर्भ की समझ आपको होगी उतना बेटर समझ होगा नीति शास्त्र का। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल, जब कहते हैं लोक सेवक के नैतिक मूल्य, तो लोक सेवक का नैतिक मूल्य क्या होगा? अपने हितों को सुनिश्चित करना या समाज के व्यापक हितों को सुनिश्चित करना? क्यों कहते हैं लोक सेवक का नैतिक मूल्य समाज के व्यापक हितों को सुनिश्चित करने से? क्योंकि लोक सेवक है तो किसका सेवक है? जनता का सेवक है। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग लोक प्रशासन, निजी प्रशासन की बात करते हैं। अभी बताइए, अगर निजी संगठनों को लेकर चले तो निजी संगठनों का नैतिक मूल्य होगा जनता की सेवा करना या मुनाफा का अर्जन करना? क्या होगा? निजी संगठन मुनाफा का अर्जन करना। लेकिन अगर हम सरकारी संगठनों को लेकर चले, लोक संगठनों को लेकर चले और उसके नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्य क्या होगा? जन सेवा। तो ये जो नैतिक मूल्यों का अंतर है, उस अंतर का जो आधार है, उस अंतर का जो कारण है, वो नैतिकता है या नैतिकता का संदर्भ या रूपरेखा? नैतिकता का संदर्भ या रूपरेखा। इसीलिए नीति शास्त्र को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उसके परिवेश, उसके वातावरण, उसके रूपरेखा या संदर्भ की वास्तविक और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि नीति शास्त्र का जो संबंध हर जगह पे है, लेकिन हर जगह का जो रूपरेखा, उसकी जो प्रकृति होगा, उसके जो आयाम होंगे, उसमें अंतर होता है। बेसिकली किसके कारण? उसके संदर्भ या रूपरेखा के कारण। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, अगर पूरे नीति शास्त्र को लेकर चले तो नीति शास्त्र का संबंध कहां से स्टार्ट होगा? व्यक्ति के रूप में या व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में? सोच के बताइए। जब नैतिकता की बात हम लोग करते हैं तो नैतिकता का जो संदर्भ होगा व्यक्ति के रूप में या व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में? व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में। और ध्यान रखिएगा, जब कहते हैं व्यक्ति के मूल्य, तो मूल्य का मतलब क्या है? व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता,
व्यक्ति की अपनी पसंद या नापसंद। अब ध्यान रखिए, अगर हम नैतिकता को व्यक्ति के मूल्यों के संदर्भ में समझें तब तो आसाराम बापू के भी नैतिक मूल्य थे, वो भी अपने आप में सही था। हिटलर के अपने नैतिक मूल्य थे, वो भी अपने आप में सही था। इसीलिए जब भी नैतिकता को समझना हो तो पहला चीज ध्यान रखिए, कभी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में लेकर नहीं चलना है। स्टार्ट कहां से करेंगे? व्यक्ति एक मानव प्राणी है। और ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति को मानव प्राणी के रूप में लेकर चलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अब जरा सोचिए, अगर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी ना होता तो क्या हम लोग नैतिकता की बात करते? हाँ या ना? क्योंकि जब सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक प्राणी का मतलब होता है व्यक्तियों के बीच के पारस्परिक संबंध का होना। और जब व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध होगा, तालमेल होगा, तभी हम लोग किसकी बात करेंगे? नैतिकता की। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति है हिमालय के पर्वत पे बैठ के अकेले में तपस्या करता है, क्या उसके लिए नैतिकता का कोई इंपॉर्टेंस है? नैतिकता कब होगा? जब व्यक्तियों के बीच के पारस्परिक संबंध को लेकर चलेंगे। और व्यक्तियों के बीच के पारस्परिक संबंध को लेकर चलेंगे, इसका मौलिक कारण है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। नाम सुने होंगे अरिस्टोटल का, अरस्तु का। अरस्तु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस बात का दावा करे उसको समाज की जरूरत नहीं है या वो समाज में रहने के लिए सामर्थ्य ना हो, तो वह दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो देवता होगा या तो पशु होगा। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति का मतलब ही होता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी का मतलब कि जब व्यक्तियों के परस्पर संबंध को लेकर चलेंगे तभी इंपॉर्टेंस होगा नीति शास्त्र का। अगर हम व्यक्ति को बिल्कुल आपस में एक दूसरे से अलग करके चले तो यहाँ पे नैतिकता या नीति शास्त्र का इंपॉर्टेंस नहीं होगा जो। और अगला चीज ध्यान रखिए, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। और जब कहते हैं विवेकशील, इसका मतलब किससे है? तार्किकता से। इसका मतलब किससे है? बुद्धिमत्ता से। और ध्यान रखिएगा कि अगर व्यक्ति विवेकशील प्राणी ना होता तो हम लोग नैतिकता की बात नहीं करते। इसीलिए नीति शास्त्र को समझने के संदर्भ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। एक तो पहला कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और दूसरा कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जब कहते हैं विवेकशील प्राणी तो कभी भी नीति शास्त्र को समझने में इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि हम क्या सोचते हैं, इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। किस बात पे ध्यान देना है कि विषय क्या सोचता है। अक्सर गलती क्या होती है कि हम जो समझते हैं वो नीति शास्त्र मानते हैं, आप जो समझते हैं वो नीति शास्त्र मानते हैं। वास्तविकता क्या है कि नीति शास्त्र भी एक अध्ययन का विषय है। और जब अध्ययन का विषय है तो अध्ययन के विषय का मतलब होता है उसमें कुछ व्यवस्थित ज्ञान होंगे। और जो व्यवस्थित ज्ञान होगा उसको समझना है, ना कि अपने प्राथमिकता के आधार पर नीति शास्त्र को समझने का प्रयास करना है। और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, एक विषय है, उसी प्रकार से नीति शास्त्र को हमेशा क्या मान के चलिएगा? एक विषय। गलती कहां पे होती है कि हम जो सोचते हैं उसको नीति शास्त्र मान लेते हैं, आप जो सोचते हैं उसको मान लेते हैं। यहां तक कि आपको बता दें, आप लोग अवगत होंगे केस स्टडी के बारे में। नहीं, आधा पोर्शन जो होता है वो केस स्टडी होता है। अब पहला बताइए, केस स्टडी क्या होता है? एक विषय वस्तु है या केस स्टडी प्रश्न पूछने का एक तरीका है? क्या होता है केस? कितने लोग एग्जाम दे चुके हैं पहले? है कोई? सब नए हैं बिल्कुल। चलिए पेपर देखे होंगे एथिक्स का। चलिए, जब पेपर आपने देखा तो जो केस स्टडी पूछे जाते हैं, जो पार्ट बी का जो प्रश्न का प्रारूप होता है, तो केस स्टडी क्या है? एक एथिक्स का विषय है या प्रश्न पूछने का तरीका है? प्रश्न पूछने का एक तरीका है। और हम लोग गलती क्या कर देते हैं? केस स्टडी को विषय वस्तु मानते हैं। और आगे जब सिलेबस की चर्चा करेंगे तो बता दें, यूपीएससी अपनी तरफ से हर कुछ क्लियर कर देता है, लेकिन हम लोग उसको समझने को तैयार नहीं होते हैं। और क्यों तैयार नहीं होते हैं? क्योंकि हम लोग का अधिक विश्वास यूपीएससी पे ना होकर एक समानांतर यूपीएससी पे होता है, जिसको किसने क्रिएट किया? जिसको क्रिएट किया बाजार ने जो है। तो उस यूपीएससी से बचिएगा। और ध्यान रखिए, केस स्टडी प्रश्न पूछने का तरीका है। और जब प्रश्न पूछने का तरीका है तो केस स्टडी में कितना बेटर उत्तर लिख पाएंगे वो केस स्टडी पर प्रैक्टिस करने से होगा या विषय वस्तु के वास्तविक समझ पे होगा? विषय वस्तु के वास्तविक समझ पे होगा। यहां तक कि केस स्टडी में प्रश्न का प्रारूप होता है, एक सिचुएशन आपको दे दिया गया और पूछेगा आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे का मतलब यह नहीं कि आप क्या करेंगे या हम क्या करेंगे। आप क्या करेंगे मतलब होता है कि विषय क्या कहता है हमको करने के लिए। और ध्यान रखिए, जितने केस स्टडी के प्रश्न होते हैं यूपीएससी में अब तक पूछे गए और आगे जो पूछा जाएगा, हर केस स्टडी गंभीरता से पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा उस केस स्टडी का जो भाव है वो सिलेबस का कोई ना कोई टॉपिक या सब टॉपिक है। वो जो होता है राकेश, राम, मोहन, सीता, गीता, रहीम, ये तो कहानी है।
सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का, लेकिन जो सिचुएशन का जो भाव है जिस पर पूरा केस स्टडी केंद्रित होता है, उसका संबंध किसी न किसी टॉपिक या सब टॉपिक से होगा। और जितना क्लियर टॉपिक होगा, सब टॉपिक होगा, उतना बेटर हम लोग अनुप्रयोग कर पाएंगे, एप्लीकेशन कर पाएंगे, जो कि केस स्टडी के प्रश्नों का प्रारूप होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को नॉर्थ पोल और केस स्टडी को मानते हैं साउथ पोल, जबकि केस स्टडी खुद विषय वस्तु के समझ का एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, या कह सकते हैं प्रश्न पूछने का एक तरीका है। जो इसीलिए केस स्टडी में कितना बेटर परफॉर्मेंस होगा उस पर निर्भर करता है कि हमने विषय वस्तु को कितने अच्छे तरीके से समझा है। जो अगर विषय वस्तु को ठीक से कीजिएगा तो जितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी तरीके में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। लेकिन अगर केस स्टडी को विषय वस्तु से अलग करके अगर उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कभी केस स्टडी के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब केस स्टडी को आप करते हैं तो केस स्टडी बेसिकली होता क्या है, केस स्टडी का मतलब है एक समस्या आपको दी गई और उस समस्या के संदर्भ में हम लोग को सही निर्णय प्राप्त करना है। और जैसा हमने कहा, एथिक्स का आधार है व्यक्ति की विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता। तो वहां पे अपने प्राथमिकता का प्रयोग करेंगे या अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे? अपने बुद्धिमत्ता। और बुद्धिमत्ता अपने सोच विचार से नहीं आता है, बुद्धिमत्ता कहां से आता है? विषय वस्तु के बेहतर समझ से। जो है दिस पॉइंट क्लियर। और खास करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं केस स्टडी, उसमें क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दे देगा, एक परिस्थिति दे देगा। ये बताइए, जो सिचुएशन हम लोग को दिया जाता है वो समस्या की जानकारी देता है या समस्या के लक्षणों की जानकारी देता है? समस्या के लक्षणों की। हम लोग को क्या करना पड़ता है, आप सिचुएशन को पढ़िए, उसमें कई सारे कारक होंगे, उसमें कई सारे चर होंगे, उसमें कई सारे हितधारक समूह होंगे, उन सारे लक्षणों का विश्लेषण करना है। और लक्षणों का विश्लेषण करने के बाद इस बात का पता करना है कि सिचुएशन किस प्रकार के मूल समस्या की जानकारी देता है। वर्ड पे ध्यान रखिए, समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मूल समस्या। जो और आपको बता दें कि अधिकतर हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या के समाधान के संदर्भ में निर्णय हम लोग का सही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्णय सही तभी हो सकता है जब हमने समस्या को सही तरीके से परिभाषित किया। अब जैसे मान लीजिए कि हमने समस्या को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया और गलत समस्या के संदर्भ में हमने सही निर्णय को प्राप्त किया, वह निर्णय अंतोगतवा सही होगा या अपने आप में गलत होगा? अपने आप में गलत होगा। तो जरा सा 4 सिचुएशन नोट कर लीजिए। जैसे एक सिचुएशन आपका है सही समस्या सही निर्णय, तो 4 सिचुएशन को नोट कर लीजिए। तो एक सिचुएशन आपका है सही समस्या और इसके संदर्भ में कर लीजिए सही निर्णय। जो है सही समस्या सही निर्णय जो है। दूसरा कर लीजिए गलत समस्या और इसके संदर्भ में कर लीजिए सही निर्णय। गलत समस्या सही निर्णय। तीसरा सिचुएशन हो सकता है सही समस्या और इसके संदर्भ में कर लीजिए गलत निर्णय। ठीक है। और एक सिचुएशन और कर लीजिए गलत समस्या और गलत निर्णय। ये तो बिल्कुल फेल करेगा, क्या? गलत निर्णय। जो यहां पे हम लोग को कोशिश करना है उस अवस्था को प्राप्त करने का जहां कि हमने समस्या को सही तरीके से परिभाषित किया और सही समस्या के संदर्भ में हमने सही निर्णय को प्राप्त किया। अब जिस पॉइंट को देखिए, अगर मान लीजिए गलत समस्या को परिभाषित किया गया, यानी सिचुएशन को ठीक से नहीं समझ पाए, और उस गलत समस्या के संदर्भ में अगर हमने सही निर्णय को प्राप्त किया, तो यह निर्णय सही होगा या अंततः गलत होगा? अंततः गलत होगा। एक जो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग समस्या को परिभाषित करते हैं और समस्या के समाधान के संदर्भ में जब तक निर्णय को प्राप्त करते हैं, तो बताइए समस्या की प्रकृति स्थिर होगा या समस्या की प्रकृति में भी परिवर्तन होगा? समस्या के प्रकृति में भी परिवर्तन। और अगर समस्या के परिवर्तनशील प्रकृति पर ध्यान नहीं देंगे, तब जो सही निर्णय को प्राप्त करेंगे वो सही निर्णय सही ना होकर क्या होगा? गलत होगा। जो क्लियर। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब केस स्टडी में आपसे पूछा जाता है आप क्या करेंगे, तो कभी अपने प्राथमिकता को लेकर मत चलिए कि हम क्या करेंगे। कई बार सिचुएशन इतना भावुक कर देता है कि हम लोग अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली केस स्टडी क्या है? विषय वस्तु का एप्लीकेशन है, विषय वस्तु का अनुप्रयोग है। जो तो क्लास में जब टॉपिक करेंगे तो केस स्टडी पे भी ध्यान देंगे, लेकिन केस स्टडी क्लास में लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम लोग क्या कोशिश करेंगे? केस स्टडी को डील करने का जो तरीका होता है उस तरीके को डेवलप करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत तरीके को डेवलप कर लिया और आपने कितना भी प्रैक्टिस किया,
तो प्रैक्टिस करके आप गलत चीज को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपने सही तरीके को डेवलप कर लिया और तब आपने प्रैक्टिस किया, तभी जाके प्रैक्टिस वो लास्ट में कारगर होता है। और इसीलिए अगर पूरे सिलेबस को आप लेके चलिएगा तो आपको बता दें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यूपीएससी के एग्जाम का, जिसमें हम लोग ध्यान देंगे कि विषय वस्तु के सही समझ को डेवलप करना। और विषय वस्तु को सही तरीके से आपने समझ लिया तो आपको ना तो दिक्कत केस स्टडी में होगा, ना तो दिक्कत होगा किसी प्रकार के प्रश्नों को डील करने के संदर्भ में। जो अगला चीज ध्यान रखिए, ये चांस की बात है, एथिक्स जीएस का पेपर नंबर 4 है, लेकिन अगर विषय वस्तु के आधार पर देखिएगा तो आपको बता दें, जीएस का जो बाकी 3 पेपर है वो जितना आपका मजबूत होगा उतना मजबूत होगा जीएस का पेपर 4 जो है। ये चांस की बात है कि इसको लास्ट में दिया गया पेपर 4 के रूप में, लेकिन विषय वस्तु जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का था अंतरराष्ट्रीय संबंध का नीति शास्त्र। और समझिए, अगर किसको अंतरराष्ट्रीय संबंध की सही जानकारी ना हो तो क्या कभी समझ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का नीति शास्त्र क्या होगा? बिल्कुल नहीं समझ सकता। सिलेबस कहता है लोक प्रशासन का नीति शास्त्र, अगर उसको लोक प्रशासन की बेसिक जानकारी ना हो तो कभी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि लोक प्रशासन के नीति शास्त्र का इंपॉर्टेंस क्या है। उसी तरह पर्यावरण का नीति शास्त्र, अब जरा सोचिए, पर्यावरण का नीति शास्त्र, तो इसके लिए बेसिक जानकारी किसकी होनी चाहिए? पर्यावरण की। उसी तरह से जब कहते हैं नैतिक शासन, तो नैतिक शासन तभी समझेंगे जब जानकारी हो सुशासन के बारे में। सुशासन के 2 मौलिक आयाम होते हैं। सुशासन का मतलब होता है उस प्रकार का शासन जो कि वैधानिक दायित्वों को सही तरीके से पूरा करे, और वैधानिक दायित्वों को सही तरीके से पूरा करने के साथ साथ नैतिक दायित्वों को भी सही तरीके से पूरा करे। तो नैतिक शासन क्लियर कब होगा? जब सुशासन क्लियर हो, क्योंकि नैतिक शासन खुद क्या है? सुशासन का एक आयाम है। अब सुशासन क्लियर कब होगा? जब शासन की जानकारी हो। शासन क्लियर कब होगा? जब सरकार की जानकारी हो। क्लियर? तो जितना आपका जो बाकी टॉपिक सिलेबस में दिए गए उसमें जितनी बेहतर समझ होगी, ऑटोमेटिक नीति शास्त्र को समझने में हम लोग को आसानी होगी। जो इसलिए कि नीति शास्त्र को कभी शून्य में लेकर नहीं चल सकते, उसके लिए रूपरेखा या संदर्भ को लेकर चलना अति आवश्यक है। इसलिए स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में अधिक हम लोग किस पे ध्यान देंगे? रूपरेखा या संदर्भ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड होता है सरकार और एक वर्ड होता है शासन, तो बता सकते हैं सरकार शासन के बीच में क्या संबंध है? और ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे क्या अंतर है। कभी भी इन टॉपिक को समझने में कभी भी इस तरह से मत चलिएगा जहां पे गलती होता है। वह 2 कॉलम बना दिए, ये सरकार है और ये शासन है। कभी भी वर्टिकल कॉलम बना के इन सारे अवधारणा को समझने का प्रयास नहीं करना, कारण वो अवधारणा खुद अपने आप में गलत हो जाती है। इसलिए वर्ड हमने क्या कहा? सरकार शासन के बीच का संबंध क्या। उसी तरह से अब मान लीजिए शासन सुशासन, क्या दोनों के बीच में वर्टिकल कॉलम बना के अंतर बता सकते हैं? भाई शासन है तभी तो सुशासन है। सुशासन नैतिक शासन। इसलिए यूपीएससी के प्रश्न को देखिएगा, कभी यूपीएससी नहीं पूछता दोनों में अंतर क्या है। प्रश्न पूछता है शासन, सुशासन और नैतिक शासन से आप क्या समझते हैं। और अगर अंतर पूछ भी दे वर्ड में अंतर क्या है, तो हमेशा ध्यान में चलिएगा अंतर सापेक्षिक है। जब अंतर सापेक्षिक होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, तो कभी हम लोग 2 वर्टिकल कॉलम को बांट के अंतर का उल्लेख नहीं कर सकते। क्लियर? तो बताइए, जैसे मान लीजिए अगर 2 वर्ड दे रहे हैं, एक वर्ड है सरकार और एक वर्ड है शासन। इंग्लिश में सरकार को गवर्नमेंट कहते हैं और शासन को कहते हैं गवर्नेंस। आपका जो एनीवन जो अंतर कर पाए, और हमको आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कहां से हमको शुरू करना है क्लास में, जो इसलिए कुछ बातें आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, यस प्लीज। सरकार एक क्या है? तंत्र है। चलिए, सरकार एक तंत्र है, तो आप कह रहे हैं शासन एक कार्य है, ये कहना चाह रहे हैं ना? ये बताइए, अगर हम सिर्फ सरकार की बात करें, शासन को भूल जाए, तो अगर सरकार तंत्र है तो क्या उस तंत्र का कोई कार्य नहीं होगा? जो आप कहना चाह रहे हो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा सरकार एक तंत्र है और शासन उसका कार्य या प्रक्रिया है। मान लीजिए हम शासन को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ हम लोग सरकार की बात करें, तो सिर्फ जो सरकार की बात करते हैं तो सरकार तंत्र है, तो क्या सरकार कुछ कार्य करती है कि नहीं करती है? करती है ना। तो कैसे अंतर करें सरकार शासन के बीच में? क्या करें? कहते हैं सरकारी शासन, तो सब सरकारी शासन है, तो 2 शब्दों को, 2 अवधारणा को यूज करने का मतलब क्या रहा? और कोई प्रयास करेंगे? यस प्लीज। ध्यान रखिए, जब कहते हैं सरकार, तो आपने कहा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो ध्यान रखिएगा सरकार के 2 मौलिक स्तंभ हैं, एक होता है राजनीति और दूसरा होता है प्रशासन। दोनों मिलकर सरकार बनती है। तो अगर सरकार को चुने गए प्रतिनिधियों तक सीमित करेंगे तो हम लोग सरकार के एक पहलू को लेकर चल रहे हैं, राजनीति को लेकर चल रहे हैं, ना कि प्रशासन को लेकर चल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि सरकार का मतलब दोनों से होता है, राजनीति और प्रशासन से। आप किसी भी राजनीतिक संस्थान का नाम बताइए जो कि सरकार का हिस्सा है, किसी भी राजनीतिक संस्थान की बात कीजिए,
उदाहरण दिए, ये आपसे पूछा जाए कि प्रजातंत्र में शासन का अधिकार राजनीति को दिया गया या प्रशासन को, अगर दोनों के बीच में अंतर करें तो प्रजातंत्र में शासन का अधिकार, प्रजातंत्र का मतलब होता है, जब कहते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो कहने का मतलब कि प्रजातंत्र में शासन हमेशा करेगा निर्वाचित निकाय, और निर्वाचित निकाय कौन बना? राजनीति। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम शासन को लेकर चले तो शासन का मतलब सिर्फ राजनीतिक अभ्यास से है, या शासन का मतलब राजनीतिक अभ्यास के साथ साथ कुछ और पहलुओं से है? कुछ और पहलुओं से है। वो पहलू क्या है? तकनीकी जो है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रजातंत्र में शासन का अधिकार राजनीति को दिया गया, लेकिन कोई राजनीतिक संस्थान स्वतः अपने आप में शासन के दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता जब तक उसे तकनीकी सहयोग या सहायता प्राप्त ना हो। और यह तकनीकी सहायता सहयोग कौन देता है? प्रशासन जो है। जैसे हम मंत्री की बात करें, सचिव की बात करें, तो प्रजातंत्र में शासन मंत्री को करना है या सचिव को करना है? मंत्री को करना है। लेकिन जब मंत्री शासन करेगा तो उसके लिए मंत्री को तकनीकी सहयोग चाहिए, तकनीकी सहायता चाहिए। वो मंत्री को कौन देता है? सचिव, जो हिस्सा किसका होता है? प्रशासन का। रिकॉल कीजिए, अगर पूछा जाए कि भारत में शासन का जो दायित्व है वो संविधान के द्वारा किस राजनीतिक संस्थान को सौंपा गया? कौन सा राजनीतिक संस्थान संविधान के अनुसार शासन के लिए उत्तरदायी है? यस प्लीज। कौन सा राजनीतिक संस्थान शासन के लिए संविधान के अनुसार उत्तरदायी है, जवाबदेह है? संस्थान की बात करें, निर्वाचन तो प्रक्रिया है ना, माध्यम है, तरीका है। सबको पता होगा, हमको पता है होता, लेकिन सोच समझ नहीं पा रहे हैं जो है। मंत्री परिषद नहीं, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 शासन के लिए किसको संसद के प्रति उत्तरदायी माना गया? मंत्री परिषद को। तो शासन किसको करना है? मंत्री। अब बताइए, मंत्री परिषद को शासन करना है राजनीतिक निकाय के रूप में, तो मंत्री परिषद को राजनीतिक निकाय के रूप में शासन करने के लिए, सहयोग देने के लिए कौन सा प्रशासनिक निकाय बना? मंत्रालय या विभाग। क्लियर? उसी तरह से मंत्री परिषद एक बड़ा समूह है, तो शासन के लिए मंत्री परिषद ने अपने दायित्वों को किसको दे दिया? मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल क्या है? एक राजनीतिक निकाय है, उसको भी तकनीकी सहयोग चाहिए। तकनीकी सहयोग के लिए जो प्रशासनिक संस्थान बना उसको कहते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, मंत्रिमंडल का प्रमुख है, उसको भी तकनीकी सहयोग चाहिए, तो बना प्रधानमंत्री कार्यालय। तो क्या देख रहे हैं, अगर सरकार को लेकर चले, शासन को लेकर चले, तो जितने भी राजनीतिक संस्थान बने शासन के लिए, जो सरकारी प्रणाली का हिस्सा है, हर राजनीतिक संस्थान के सहयोग के लिए क्या बना? प्रशासनिक। इसलिए जब आपने कहा सरकार का मतलब निर्वाचित निकाय से है, तो हम लोग सरकार के एक पहलू को लेकर चले, जबकि सरकार दोनों पहलू से मिलकर बना। ये तो छोड़िए, पंचायत के स्तर पर भी जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, उसके लिए भी सुनते होंगे पंचायत सेवक होते हैं, उनको भी कर्मचारी दिया जाता है, उनको भी अधिकारी दिया जाता है। कहने का मतलब कोई राजनीतिक निकाय, चाहे हम पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, कोई राजनीतिक निकाय शासन के दायित्वों को पूरा तभी कर सकता है जब उसे तकनीकी सहयोग प्राप्त हो। और तकनीकी सहयोग के लिए आप किसी भी राजनीतिक निकाय के स्तर को लेकर चले, हर जगह पे क्या मिलता है? प्रशासनिक निकाय जो है। ठीक है? इसलिए सरकार को सिर्फ राजनीति के साथ लेके मत चलिएगा। जब भी सरकार की बात करेंगे तो सरकार में दोनों पहलू होगा, राजनीति भी होगा और प्रशासन भी, दोनों मिलकर क्या बना? सरकार। इसलिए कह सकते हैं सरकार के दो मौलिक स्तंभ हैं जिसमें पूरा का पूरा सरकार टिका हुआ है, एक राजनीति पर और दूसरा प्रशासन पे जो है। क्लियर? और कोई अंतर कर सकते हैं सरकार शासन के बीच में? ध्यान रखिए, जब कहते हैं सरकार, तो सरकार को आप हमेशा लेके चलिए 3 अंगों के संदर्भ में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर क्या बना? सरकार। अब यहां पे ध्यान रखिए, जो कार्यपालिका है इसी को 2 पार्ट में बांट दीजिए, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। अब यहां पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जब कहते हैं सरकार, इसके 3 अंक को लेकर चल रहे हैं, विधायिका, इसी को भारत में संसद कहते हैं, दूसरा क्या बना? कार्यपालिका, और तीसरा बना न्यायपालिका। कार्यपालिका को 2 पार्ट में बांट दिए, राजनीतिक और प्रशासनिक। और जैसा हमने कहा कि हर राजनीतिक स्तर पे क्या मिलेगा? प्रशासनिक कार्यपालिका। अब यहां पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग शासन की बात करेंगे नैतिकता के संदर्भ में, तो सरकार जो वर्ड है वो अपने आप में सापेक्षिक है। जैसे
आप कई जगह पढ़ते होंगे, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह, भाई संसद तो खुद सरकार का हिस्सा है, तो कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा? उसी तरह हम लोग कहते हैं एक टॉपिक है सिलेबस का, शासन एवं जवाबदेहिता। मान लीजिए सरकार न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। यह बताइए, जब कहते हैं सरकार न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह और न्यायपालिका खुद सरकार का हिस्सा है, तो कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा? कहने का मतलब कहने का मतलब कि सरकार को दो तरीके से देखिएगा। अगर सरकार को विशिष्ट रूप से लेकर चले तो सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका, और जब सरकार को व्यापक रूप से लेकर चलेंगे तो सरकार का मतलब विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका। इसीलिए कई बार जब विषय वस्तु को समझेंगे हम लोग तो सरकार को यहां पे समझना होगा, और कई बार सरकार को कहां पे समझना होगा? कार्यपालिका के स्तर पे। जैसे कहते हैं सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, सरकार संसद के प्रति जवाबदेह, और संसद खुद किसका पार्ट है? सरकार का। तो हम लोग किस सरकार की बात कर रहे हैं? कार्यपालिका का। उसी तरह सरकार न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, तो किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका का। और ऐसे भी अगर सरकार के 3 अंग को लेकर चलिए और ये बताइए, आम व्यक्ति के लिए सरकार का मतलब विधायिका होता है, सरकार का मतलब कार्यपालिका होता है, या सरकार का मतलब न्यायपालिका होता है? कार्यपालिका। इसलिए आम व्यक्ति किसको सरकार मान के चलती है? कार्यपालिका को। और जब हम कार्यपालिका को सरकार के रूप में लेकर चलेंगे, इसी के 2 स्तंभ होंगे, एक राजनीति होगा और दूसरा प्रशासन होगा। जो क्लियर पा रहा है? इसीलिए जब सरकार के आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर चले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब सरकार के आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर चलेंगे तो सरकार को कभी यहां न समझिएगा, सरकार को यहां समझिएगा। लेकिन जब सरकार को हम व्यापक रूप से, जैसे जब कहते हैं सरकार एवं निजी संगठन, तो सरकार को यहां पे लेकर चलेंगे या सरकार को तीनों अंगों के संदर्भ में लेकर चलेंगे? सरकार को तीनों अंगों के संदर्भ में लेकर चलेंगे। इसीलिए जब भी कहते हैं सरकार, तो हमेशा ध्यान रखिए सरकार का मतलब है उसके 3 आयाम होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों मिलकर बना सरकार। लेकिन जब कहते हैं शासन, गवर्नेंस, तो शासन में सरकार इसका एक आयाम है। मतलब है, अब बाकी 2 क्या बच गए? एक बच गया जिसको कहते हैं बाजार, और दूसरा बचा जिसको कहते हैं सिविल समाज संगठन। नोट कर लीजिए इसको। तो जब गवर्नमेंट की बात करेंगे, नोट कर लीजिए, तो सरकार में तीनों को लेकर चलिएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जब कहते हैं गवर्नेंस या शासन, तो शासन के 3 पहलू हैं, सरकार है, बाजार जिसको मार्केट, और यह बाजार मार्केट का मतलब किससे हो गया? निजी संगठनों से। तो निजी संगठन कहिए, इसी को मार्केट कहिए, इसी को बाजार कहिए। और तीसरा आपका बना सिविल समाज संगठन। यानी जब गवर्नेंस की बात करेंगे, शासन की बात करेंगे, तो सरकार उसका एक आयाम है, एक मात्र आयाम नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है, बाजार तो क्लियर होगा, निजी से इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग आपूर्ति के बीच का संतुलन, और दूसरा क्या, तो तीसरा क्या बना? सिविल समाज संगठन। जैसा नोट कीजिए कि सिविल समाज संगठन का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए। सिविल समाज संगठन का आशय, सिविल समाज संगठन का आशय ऐसे सारे मध्यवर्ती संगठित निकायों या संस्थानों या संगठनों या अभिकरणों से है जो कि परिवार एवं सरकार के बीच में हो, मध्य सरकार के बीच में कर लीजिए, सरकार के बीच में हो। जैसे यहां देखिए, जैसे मान लीजिए अगर सामाजिक प्रणाली की मूल इकाई को लेकर चले, तो सामाजिक प्रणाली की मूल इकाई किसको मानते हैं? परिवार को जो है। तो एक तरफ हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? परिवार को, और दूसरे तरफ हम लोग लेके चल रहे हैं सरकार को।
इसके बीच में जितने भी संगठित निकाय हैं, जितने भी संगठित समूह हैं, जितने भी संगठित संस्थान हैं, जितने भी संगठित अभिकरण हैं, ये सब क्या बनेगा? ये सब बनेगा सिविल समाज। अब बता सकते हैं कुछ ऐसे संगठनों का नाम जो कि संगठित हो और परिवार और सरकार के बीच में हो? स्वयं सहायता समूह, वेरी गुड। और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। और यहां पे ध्यान रखिए, गैर सरकारी संगठन सिविल समाज का एक आयाम है, एकमात्र आयाम नहीं है जो। चलिए, तो एक आपने कहा स्वयं सहायता समूह, दूसरा आपने कहा गैर सरकारी संगठन, और एक दो एग्जांपल दे दीजिए। परिवार सरकार के बीच में जितने संगठित निकाय हैं, विजन आईएएस क्या सिविल समाज का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। प्लस जितने भी किसान के संगठन, श्रमिक संगठन है, स्टूडेंट के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब क्या है? सिविल समाज। अब यहां पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिए, अब हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को नैतिक शासन समझना है। तो नैतिक शासन क्लियर कब होगा? जब सुशासन को समझे। सुशासन क्लियर कब होगा? जब शासन को समझे। शासन क्लियर कब होगा? जब सरकार को समझे। अब ध्यान रखिए, ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग के सिलेबस में दिया गया। बताइए, पेपर 2 में सिलेबस का जो टॉपिक है वो सरकार शब्द का उल्लेख करता है या शासन का? शासन का। आपने देखा होगा, शासन वर्ड है, संविधान है, राजनीति है, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जब उसने शासन का उल्लेख किया, इसीलिए सिलेबस में होगा दबाव समूह की भूमिका। अगर सरकार होता तो कभी दबाव समूह के भूमिका का उल्लेख सिलेबस में नहीं होता। अगर सिर्फ सरकार होता तो संसद होता, कार्यपालिका होता, न्यायपालिका। लेकिन वो कहता है दबाव समूह एवं अन्य औपचारिक और अनौपचारिक संस्थान। उसी तरह सामाजिक न्याय के टॉपिक में दिया है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, विकास में दिया है स्वयं सहायता समूह की भूमिका। ये सब टॉपिक क्यों ऐड किया गया? क्योंकि सिलेबस का फोकस सरकार ना होकर शासन है। और ध्यान रखिएगा, अगर सरकार होता तो सिलेबस आसान होता। सिर्फ किसको पढ़ना होता? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्योंकि शासन की बात करें, जब शासन की बात करें तो सरकार को भी लेकर चलेंगे, और सरकार के साथ किसको लेकर चलेंगे? सिविल समाज संगठनों को। और ये सारे जो टॉपिक का उल्लेख किया गया, इसका बेसिक संबंध किससे है? सिविल समाज से। जो इस पॉइंट क्लियर। और बता सकते हैं कि भारत में जब सिविल समाज की चर्चा हम लोग करते हैं तो क्या सिविल समाज संगठनों का कोई संवैधानिक आधार है? अगर है तो संविधान के किस अनुच्छेद में सिविल समाज संगठनों की भूमिका की बात की गई है? Anyone? और एक और कोशिश कीजिएगा, हमेशा जीएस को सर्वांगीण और व्यापक तरीके से पढ़िए। ये जो पेपर वाइज जो क्लासिफिकेशन है, ये विषय वस्तु का वर्गीकरण है या परीक्षा का प्रारूप है? परीक्षा का प्रारूप है। और उसको हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं? विषय वस्तु का वर्गीकरण मानते हैं। आप खुद देखिए, जब हम लोग नैतिक शासन की बात सुशासन के संदर्भ में कर रहे हैं तो शासन को लेकर चल रहे हैं। शासन में सिविल समाज संगठनों की बात करें, ये सिर्फ जीएस पेपर 4 का है या इसका उल्लेख ऑलरेडी पहले कहीं किया जा चुका है? इसका उल्लेख ऑलरेडी पहले कहीं किया जा चुका है। इसलिए भूल कर भी, खास करके संविधान, राजनीति, शासन, सुशासन, नैतिक शासन, इसको कभी अलग करके मत सोचिएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पूरे शासन को सरकार मान लेते हैं और पूरे सरकार को सीमित कर देते हैं भारत के संविधान। जबकि संविधान क्या है? सरकार या शासन का एक आधार है, एकमात्र आधार नहीं है। और ये बता दें, अगर विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर चलिए तो अधिक प्रश्न सरकार से पूछ रहा है कि अधिक प्रश्न शासन से पूछ रहा है? अधिक प्रश्न पूछ रहा है शासन से। जो इस पॉइंट क्लियर करने का मतलब कि अगर हम शासन को लेकर चले तो शासन का मतलब होता है सरकार प्लस नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग किसके साथ कर रहे हैं? सिविल समाज संगठनों के साथ। तो कहीं नोट कर लीजिए इसको भी कि जब शासन की बात हम लोग करेंगे तो शासन का मतलब है सरकार प्लस नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग किसके साथ होगा? सिविल समाज संगठनों के साथ। और सिविल समाज क्या होता है? ये क्लियर है। और एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि सिविल संगठन या सिविल समाज संगठनों की भूमिका का ऑलरेडी संवैधानिक अधिकार है, और कौन सा है? और बिल्कुल जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम दिक्कत होती है जानकारी आपके पास, उसको कहां पे अप्लाई करना है, उस चीज को डेवलप करना है। जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का क्लॉज सी पक्का पढ़े होंगे, राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम लोग को संघ बनाने का अधिकार ना होता तो कभी हम लोग सिविल समाज संगठनों की बात नहीं करते। जो और बता सकते हैं वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कंट्री है जहां कि सिविल समाज संगठनों की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया जाता है? यूएसए। जो है यूएसए गवर्नमेंट का 50% से अधिक बजट
खर्च होता है सिविल समाज संगठनों के द्वारा। भारत में भी सुनते हैं कि विकास में एनजीओ की भागीदारी को बढ़ाना, स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को बढ़ाना, ये सब बेसिकली किसके भूमिका को बढ़ा रहा है? सिविल समाज संगठनों का। प्लस एक और पॉइंट यहां पे समझ लीजिएगा, सरकार का गठन सिविल समाज करता है या सिविल समाज का गठन सरकार करती है? क्या कहिएगा? सरकार का गठन सिविल समाज के द्वारा या सिविल समाज का गठन सरकार के द्वारा? सरकार का गठन सिविल समाज के द्वारा। तो सिविल समाज एक सेट है तो सरकार उसका सबसेट है। अब बताइए, क्या किसी भी सरकार के लिए संभव है कि वह समाज या देश के सारे समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर कर सके? उत्तर है नहीं। तो सरकार को भी सहयोग की जरूरत है, और यह सरकार को सहयोग कौन करता है? सिविल समाज संगठन। जो एक जो ध्यान रखिएगा कि जनता के अधिक नजदीक सरकार है या सिविल समाज संगठन है? सिविल समाज। अभी दुर्भाग्य बस ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, पहले कौन पहुंचता है? सरकार या सिविल समाज? सिविल समाज। सिविल समाज ऑमनीपोटेंट है, हर जगह उपस्थित है। सरकार के उपस्थिति का हम लोग एहसास करते हैं, लेकिन सिविल समाज संगठन तो हर जगह पे। अक्सर आप दिल्ली में देखते होंगे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है, हर अपार्टमेंट का होता है, हर कॉलोनी का होता है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये बेसिकली किसका पार्ट है? सिविल समाज का। जो इसलिए कहा भी जाता है कोई सरकार अपने स्तर पर चाहकर भी देश या समाज की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता जब तक कि योगदान कौन दे? सिविल समाज संगठन। जो लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि सिविल समाज संगठन की भूमिका क्या होगी, वो सिविल समाज संगठनों पर निर्भर करता है या निर्भर करता है राज्य या सरकार की नीतियों पर? सिविल समाज संगठन की भूमिका खुद सिविल समाज पर निर्भर करेगा या निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर? सरकार की नीतियों पर। रिकॉल कीजिए, पहले भारत सरकार अधिक ध्यान देती थी राष्ट्रीयकरण पे, तो राष्ट्रीयकरण में सिविल समाज संगठनों की भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा या सिविल समाज संगठनों की भूमिका हतोत्साहित होगी? राष्ट्रीयकरण, लोक संगठन, लोक का मतलब किसकी बात करते हैं? सरकार जो है। लेकिन 1991 से जब भारत सरकार के द्वारा एलपीजी की नीतियों को लागू किया गया, निजीकरण की बात की है, तो निजीकरण का मतलब अधिक भूमिका सरकार का या अधिक भूमिका सिविल समाज संगठनों का? सिविल समाज संगठनों का। और जो निजी संगठन होते हैं, जो बाजार के कारक है, वो खुद अपने आप में किसका हिस्सा है? सिविल समाज संगठनों का। इसलिए किसी भी देश में सिविल समाज संगठन की भूमिका क्या होगी, वो निर्भर करता राज्य या सरकार के नीतियों पर। अगला पॉइंट बताइए, अगर एक तरफ राज्य या सरकार को लेकर चले और दूसरी तरफ सिविल समाज संगठनों को लेकर चले, तो दोनों की भूमिका एक दूसरे का विकल्प है या दोनों की भूमिका वास्तविकता में एक दूसरे का पूरक है? वास्तविकता में एक दूसरे का पूरक है। और ध्यान रखिएगा, सरकार के कुछ अपने प्लस हैं तो सरकार के कुछ अपने माइनस है, और जो सरकार का माइनस है वो सिविल समाज संगठन का प्लस होता है, और जो सिविल समाज संगठन का माइनस है वो सरकार का प्लस है। जो अगर आपसे कहा जाए मांग आपूर्ति के बीच का संतुलन, ये काम राज्य करती है या बाजार करता है? बाजार। लेकिन मांग आपूर्ति के बीच का संतुलन स्वतः अपने आप में आवश्यकता आपूर्ति के बीच के संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता, और आवश्यकता आपूर्ति के बीच के संतुलन भूमिका राज्य या सरकार का होगा या बाजार का होगा? राज्य या सरकार का। इसलिए एक लाइन नोट कर लीजिए, और जो कथन हम क्लास में कुछ दे रहे हैं वो सब प्रश्न का विषय भी हो सकता है। नोट कीजिए कथन, सरकार एवं सिविल समाज संगठनों की भूमिका वास्तविकता में एक दूसरे का पूरक होता है। सिविल समाज संगठनों की भूमिका वास्तविकता में एक दूसरे का पूरक होता है। इसी में एक लाइन और ऐड कर लीजिए, समझने में आसानी होगा। मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति के बीच का संतुलन, मांग एवं आपूर्ति के बीच का संतुलन को प्राप्त करने की दिशा में बाजार की भूमिका का विशेष महत्व होता है। परंतु मांग एवं आपूर्ति के बीच का संतुलन स्वतः अपने आप में आवश्यकता एवं आपूर्ति के बीच के संतुलन को
के बीच के संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता है। आवश्यकता एवं आपूर्ति, सप्लाई के बीच के संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकता है। एवं इस संदर्भ में राज्य या सरकार की भूमिका का एक विशेष महत्व होता है। क्लियर? चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सरकार से कहां पहुंचे? शासन पे जो है। क्लियर पर है? इसलिए शासन का मतलब कि सरकार उसका एक आयाम होगा, लेकिन एकमात्र आयाम नहीं है। सरकार के साथ किसको लेकर चलेंगे? सिविल समाज संगठनों को जो है। अब यह बताइए, जब कहते हैं शासन, तो शासन कैसा होना चाहिए? शासन अच्छा होना चाहिए या शासन बुरा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो इसी शासन से हम लोग पहुंचते हैं सुशासन पे जो। अब बताइए, जब सुशासन की चर्चा हम लोग करते हैं तो सुशासन का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो शासन के कारण या कुशासन के कारण? सोच के बताइए। और आपसे वही पूछ देंगे जो ऑलरेडी हम बता चुके होते हैं किसी न किसी रूप में। अभी हमने आपसे पूछा शासन कैसा होना चाहिए, तो आप सबने कहा शासन अच्छा होना चाहिए। तब हमने आपसे पूछा कि सुशासन का जो इंपॉर्टेंस है वो शासन के कारण या कुशासन के कारण? जब आपने खुद कहा शासन अच्छा होना चाहिए, तो सुशासन का इंपॉर्टेंस शासन के कारण नहीं है। तो शासन तो हमेशा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो सुशासन का जो इंपॉर्टेंस है वो शासन के कारण या कुशासन के कारण? कुशासन के कारण। क्योंकि सुशासन, अगर वर्ड को लेकर चले और शासन से तुलना कीजिए, तो शासन में तो सुशासन निहित है। सही या गलत? जैसे आपने कहा शासन अच्छा होना चाहिए, तो शासन खुद सुशासन की विशेषता को समाहित करती है। तो शासन के अंदर खुद सुशासन है। तो अगर सुशासन का इंपॉर्टेंस होगा तो शासन के कारण या कुशासन के कारण? कुशासन के कारण। वह अच्छे का इंपॉर्टेंस कब होता है? जहां बुरा हो? नहीं। तो कहने का मतलब कि जब भी सुशासन के इंपॉर्टेंस को समझना हो तो हमेशा आधार किसको मानिएगा? कुशासन को जो। जैसे पॉइंट को समझने के लिए अक्सर आप देखते होंगे जब चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको सुशासन देंगे। उन पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए कि आपको सिर्फ शासन देना हो तो आप कैसा शासन दीजिएगा? तो उनका उत्तर होगा सुशासन या कुशासन? सुशासन। तो शासन खुद अपने आप में सुशासन के विचारधारा को समाहित करती है और शासन में खुद निहित है सुशासन जो। अगला पॉइंट बता सकते हैं, जो सुशासन की अवधारणा है, इसका प्रतिपादन एक संकल्पना के रूप में, अवधारणा के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यस प्लीज। सुशासन को भारत की अवधारणा की विश्वव्यापी अवधारणा है? विश्वव्यापी है। इसका प्रतिपादन अवधारणा के रूप में किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा। कहीं नोट कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1992 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में सर्वप्रथम सुशासन की अवधारणा या संकल्पना को प्रस्तुत किया गया। अवधारणा या संकल्पना को प्रस्तुत किया गया और रिपोर्ट का नाम नोट कर लीजिए। रिपोर्ट का नाम था शासन एवं विकास, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो रिपोर्ट का नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, शासन एवं विकास। एवं विकास जो है, चलिए अब यह बताइए, अगर सुशासन की बात अवधारणा के रूप में करें, संकल्पना के रूप में, तो सबसे पहले इसका प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1992 के प्रस्तुत रिपोर्ट में किया गया। लेकिन अगर हम भारत को लेकर चले और आपसे कहा जाए कि सुशासन की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के द्वारा किया गया, लेकिन अगर सुशासन के व्यवहारिक पक्ष को लेकर चले तो सुशासन की जो अवधारणा है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो भारत में प्राचीन समय से देखने को मिलता है। सही या गलत? और अगर सही है तो इस बात की पुष्टि हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सुशासन का जो इंपॉर्टेंस है, इसके व्यवहारिकता के रूप में वो प्राचीन समय से भारत में देखा जा सकता है।
जबकि कॉन्सेप्ट के रूप में इसकी बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है। तो सुशासन का जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, व्यवहारिक महत्व है, वो हम कैसे कर सकते हैं? भारत में प्राचीन समय से देखने को मिलता है। यस प्लीज, वेरी गुड। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आगे विचारक की चर्चा करेंगे तो उसको भी रेफर करेंगे, आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए। सुशासन पर, नैतिक शासन पर एक मास्टरपीस लिटरेचर या योगदान है। और जरा खुद बताइए, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसकी जो राजनीतिक विचारधारा थी जिसमें अर्थशास्त्र की रचना की गई, वो प्रजातंत्र था या राजतंत्र था? राजतंत्र, मोनार्की। और ध्यान रखिएगा, मोनार्की में अगर कोई विचारक कहता है कि राजा जनता का सेवक हो, ये छोटी बात है, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज प्रजातंत्र में आपसे कहा जाए कि सरकार जनता का सेवक है, अंदर से कुछ भी फील नहीं होता, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन सोचिए मोनार्की में, और कितना साल पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले, अगर कोई कहता है मोनार्की में कि राजा की इच्छा वही होगी जो प्रजा की इच्छा होगी, ये कितनी बड़ी बात होगी, जरा इस पॉइंट को सोचिए। जो प्लस कौटिल्य कहते हैं कि राजा का वेतन होगा, पॉइंट समझिएगा, और राजा का वेतन निर्धारित कौन करेगा? खुद राजा या उसका मंत्री परिषद? उसका मंत्री परिषद। और राजा उतना ही वेतन प्राप्त करेगा जो उसके लिए निर्धारित हो। और ध्यान रखिएगा, किसी विचारक के दृष्टिकोण को समझना हो तो आज के संदर्भ में या उस समय के संदर्भ में जब विचारक ने योगदान दिया, क्या बेटर होता है? किसी विचारक को सही से समझने का तरीका क्या? आज के संदर्भ में या उस समय के संदर्भ में जब विचारक ने अपना योगदान दिया, उस समय के संदर्भ में जब विचारक ने अपना योगदान दिया, तब उसकी प्रासंगिकता देखिए आज के वर्तमान समय के संदर्भ में। आप सोचिए, आज हम लोग घड़ी पहनते हैं, हवाई जहाज पर यात्रा करते हैं, नॉर्मल चीज है, लेकिन जब इसका पहली बार आविष्कार किया गया होगा तभी तो इंपॉर्टेंस होगा इस घड़ी के नवीन सृजन का जो है। प्लस कौटिल्य, राजा तो छोड़िए, कौटिल्य कहते हैं जो राजा की रानी होगी, और उसमें तो रानी होता नहीं था, रानियां होती थी, तो जो भी राजा की रानियां होगी उनका भी वेतन भत्ता पहले से निर्धारित होगा। तो प्रतिबंध सिर्फ राजा पे ना होकर राजा के परिवार तक था। और ये किस बात को दर्शाता है कि जो राजा होगा वो लोक संसाधन का स्वामित्व होगा या लोक संसाधन का संरक्षक होगा? लोक संसाधन का संरक्षक होगा जो। और ध्यान रखिए, जो ईमानदारी कौटिल्य के विचार में देखने को मिलता है। कौटिल्य कहते हैं अगर शासन होगा, सरकार होगा, तो भ्रष्टाचार होगा। ईमानदारी देखिए, आज के किसी वर्तमान सरकार से पूछिए कितना भी भ्रष्ट हो, तो क्या भ्रष्टाचार की उपस्थिति को स्वीकार करने को आज के डेट में कोई सरकार तैयार है? उत्तर है नहीं जो। और ध्यान रखिएगा, जब कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया कि सरकार शासन होगा तो भ्रष्टाचार होगा, तो कहने का मतलब जब समस्या को स्वीकार करेंगे तभी तो समाधान का प्रयास करेंगे। तो ईमानदारी देखिए कौटिल्य के विचार में, और ईमानदारी देखिए आज के सरकार में, तो अधिक नैतिकता कौटिल्य के विचार धारा में है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि जब सरकार होगा, लोक सेवक होंगे, लोक अधिकारी होंगे, तो उनके पास स्वनिर्णय की शक्ति होगी, उनके पास विवेकाधिकार होगा। जब स्वनिर्णय की शक्ति होगी तो स्वनिर्णय की शक्ति के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहेगी जो है। और तभी जब कौटिल्य, और ध्यान रखिए, कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु जिन उपायों की चर्चा की है, वो उपाय आज के डेट में ही उतना ही प्रासंगिक है। आप लोग सुनते होंगे विसिल ब्लोअर, ये आज की बात नहीं, कौटिल्य ये बात पहले कर चुका है। तो कौटिल्य के जो उपाय है, वो उपाय सिर्फ प्राचीन समय के संदर्भ में तार्किक ना होकर वर्तमान समय के संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक है जो है। ठीक है, तो यहां पे जिस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि सुशासन के कॉन्सेप्ट अवधारणा को लेकर चले तो प्रतिपादन किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस के व्यवहारिकता को लेकर चले तो भारत में प्राचीन समय से देखने को मिलता है। इसका उदाहरण था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और थोड़ा आगे बढ़िए, कुछ एग्जाम्पल आपको मिल रहा है सुशासन का। जब कहते हैं अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, अशोक एक महान शासक थे, अकबर एक महान शासक थे, ये बताइए सुशासन के कारण या कुशासन के कारण? सुशासन के कारण। और आगे बढ़िए, ब्रिटिश शासन काल में जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इसको क्या कहते थे? द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका परिचायक होगा? सुशासन का या कुशासन का? सुशासन का। जो कथन नोट कीजिए, सुशासन की अवधारणा, सुशासन की अवधारणा या संकल्पना का प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा के द्वारा 1992 में किया गया। और दोबारा फिर लिख लीजिए, हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा, उसमें कह दे।
किया गया, परंतु परंतु इसका व्यवहारिक महत्व या अनुप्रयोग भारत में प्राचीन समय से देखने को मिलता है। और इसमें कर लीजिए विशेषकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आगे जब कौटिल्य करेंगे तो चीज और भी क्लियर होगा। विशेषकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब आइए, तो एक वर्ड है सरकार, उससे हम लोग कहां बढ़े, शासन की ओर, और शासन से कहां पे आए, सुशासन जो है। अब यहां पे ध्यान रखिए, जब कहते हैं सुशासन तो सुशासन का मतलब होता है उस प्रकार की शासन प्रणाली जो कि विधिक और नैतिक इन दोनों दायित्वों को पूरा करे जो है। तो नोट कर लीजिए, सुशासन के अंतर्गत या सुशासन इस बात की अपेक्षा करता है, ऐसे कर लीजिए, सुशासन इस बात की अपेक्षा करता है कि शासन प्रणाली के द्वारा विधिक दायित्वों के साथ साथ शासन प्रणाली के द्वारा विधिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक दायित्वों, विधिक दायित्वों के साथ साथ नैतिक दायित्वों की परिपूर्ति पर भी बल दिया जाए। अतः नैतिक शासन सुशासन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसलिए जब भी प्रश्न पूछे नैतिक शासन पे तो आपको बता दें कि नैतिक शासन और सुशासन दोनों हमेशा एक साथ चलेगा। अब जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन की बात की गई, तो सुशासन की बात करने का मतलब उसमें निहित क्या है, नैतिक शासन। और जितनी विशेषता सुशासन का होगा वो सारी विशेषता कहां पे लागू होगी, नैतिक शासन के रूप में। जो तो यहां पे नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन के संदर्भ में किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया। तो ऐड कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सुशासन ऑब्लिक कर लीजिए नैतिक शासन, सुशासन ऑब्लिक नैतिक शासन के संदर्भ में 8 विशेषताओं पर विशेष रूप से बल दिया गया। 8 विशेषताओं पर विशेष रूप से बल दिया गया। जैसे नंबर 1 कर लीजिए, सर्वसम्मत कंसेंसस कहते हैं इसको, सर्वसम्मत या सर्वसम्मति। नंबर 2 कीजिए विधि का शासन, नंबर 2 कर लीजिए विधि का शासन। उसका नंबर 3 कर लीजिए समता एवं समावेशन, नंबर 4 कर लीजिए प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता। उसके बाद कर लीजिए उत्तरदायित्व, कितना हो गया 5। नंबर 6 कर लीजिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। उसके बाद कर लीजिए जवाबदेहिता, जो है, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया, विधि का शासन हो गया, उत्तरदायित्व हो गया। को बता सकते हैं, 8 है टोटल, 8वां किया जाए, दिमाग से स्लिप कर रहा है। भागीदारी, वेरी गुड। अगला कीजिए भागीदारी, पार्टिसिपेशन। तो देखिए, तो 8 विशेषता क्लियर हो पा रहा है, किसी का मीनिंग क्लियर ना हो, कोई वर्ड को टर्म जो क्लियर ना हो विशेषता के रूप में, देखिए तो सारे क्लियर हो पा रहे हैं। किसी विशेषता को समझने में कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर हो पा रहे सर?
ठीक है, चलिए चेंज द पैराग्राफ। अतः सुशासन मौलिक रूप से सामान्यतः सामान्यतः निम्नांकित विशेषताओं पर बल देती है, जिसका संबंध क्या लिखिएगा, सिर्फ विकसित देशों से, सिर्फ विकासशील देशों से, या विकसित और विकासशील दोनों देशों से, क्या लिखिएगा, जिसका संबंध विकसित और विकासशील इन दोनों देशों से है, क्योंकि हमने कहा विश्व व्यापी अवधारणा है, तो जिसका संबंध विकसित और विकासशील इन दोनों देशों से है। जैसे कुछ पॉइंट नोट कर ली, जैसे नंबर 1 राजनीतिक जवाबदेहिता, जैसे नंबर 1 राजनीतिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर क्या चीज होगा, राजनीतिक जवाबदेहिता सुनिश्चित कब होगी, जब नियमित आधार पर निर्वाचन को संपन्न किया जाए, इसी में अटका लीजिए, निर्वाचन राजनीतिक शक्ति, इसी का पाठ कर लीजिएगा, निर्वाचन राजनीतिक शक्ति के अभ्यास के वैधानिकता को सुनिश्चित करती है, राजनीतिक शक्ति के अभ्यास के वैधानिकता को सुनिश्चित करती है। नंबर 2 कर लीजिए, शासन की प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं पेशेवर समूहों की भागीदारी का होना, एवं इस संदर्भ में भागीदारी का होना एवं इस संदर्भ में विभिन्न समूहों को संघ बनाने की स्वतंत्रता का होना, नंबर 3 कर लीजिए, विधि के शासन, इसी 8 विशेषता को तो इलॉबरेट कर रहे हैं समझने के लिए। विधि के शासन एवं न्यायपालिका, विधि के शासन एवं न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर आधारित एक विधिक रूपरेखा का होना, वैधिक या वैधानिक, जो भी अच्छा लगे, वैधिक या वैधानिक रूपरेखा का होना। नेक्स्ट आइए, सरकारी अधिकारियों के उपलब्धि या निष्पादन, सरकारी अधिकारियों के उपलब्धि या निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जाना, सुपरविजन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जाना, नियंत्रण किया जाना। अगला कर लीजिए, नीति निर्माण की प्रक्रिया में सूचना की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का होना, सूचना की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का होना।
इस संदर्भ में सिविल समाज संगठनों की भूमिका पर बल दिया जाना आवश्यक है। अगला कर लीजिए, कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था का होना। अगला कर लीजिए, सरकार एवं सिविल समाज संगठनों के बीच परस्पर सहयोग का होना। एवं अन्य कर लीजिएगा। अब यहां पे जब सुशासन या नैतिक शासन की विशेषताओं को समझना हो तो छोटा सा क्लू आपको बता देते हैं, जिससे पॉइंट को याद करने में आसानी होगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुशासन या नैतिक शासन की विशेषता की। अभी क्लास में चर्चा की है, जब सुशासन की बात कर रहे हैं तो आधार किसको मान के चल रहे हैं? शासन को। और शासन का मतलब है सरकार, और सरकार के साथ सिविल समाज जो है, और सरकार का मतलब है राजनीति। एक तरफ किसको मान के चलेंगे? राजनीति, और दूसरा तरफ प्रशासन। अब जरा सुशासन की विशेषता को पढ़िएगा तो उसमें कुछ पॉइंट है राजनीतिक कारक से, कुछ पॉइंट है प्रशासनिक कारक से, और कुछ पॉइंट है सिविल समाज संगठनों से जो। इसलिए जब भी सुशासन की विशेषता को लिखिएगा तो हमेशा तीनों बिंदु को टच कीजिएगा। कुछ फैक्टर किसका होगा? राजनीति का। कुछ फैक्टर किसका होगा? प्रशासन का। दोनों मिलकर क्या बन गया? सरकार। लेकिन सुशासन की बात कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं, सुशासन। तो शासन में सिविल समाज संगठनों के कुछ विशेषताओं को लेकर चलना आवश्यक है। और सुशासन की विशेषता दोनों संदर्भ में होगा, चाहे विकसित देश की बात करें या विकासशील देश। लेकिन अगर सुशासन की इंपॉर्टेंस को लेकर चले तो इसकी इंपॉर्टेंस की जो मात्रा होगी अधिक विकसित देशों के संदर्भ में या अधिक विकासशील देशों के संदर्भ में? अधिक विकसित होगा या विकासशील होगा? तो भाई जहां पे अधिक कुशासन होगा वहां पे अधिक सुशासन का इंपॉर्टेंस होगा। तो अधिक कुशासन से जो पीड़ित है वो विकसित है, विकासशील है। तो विकासशील जो है, तो जहां पे अधिक बैड गवर्नेंस होगा वहीं पे इंपॉर्टेंस किसका होगा? गुड गवर्नेंस का। लेकिन विशेषता की इंपॉर्टेंस को लेकर चले, उसके प्रासंगिकता को लेकर चले तो दोनों प्रकार के देशों के संदर्भ में सुशासन के इंपॉर्टेंस को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अधिक इसका इंपॉर्टेंस होगा विकासशील देशों के संदर्भ में। एक पॉइंट और बताइए कि वर्ल्ड बैंक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उसने सुशासन के अवधारणा का प्रतिपादन किया? निवन, क्यों वर्ल्ड बैंक को चिंता हो गई सुशासन के बारे में? क्योंकि वर्ल्ड बैंक विशेषकर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं विकास के लिए। अब जरा पॉइंट समझिए, वर्ल्ड बैंक जब संसाधन देगा बाकी देशों को, खासकर विकासशील देशों को, तो वर्ल्ड बैंक को इतनी चिंता तो होगी कि संसाधन का बेहतर प्रयोग किया जाए। और किसी भी देश में संसाधन का बेहतर प्रयोग कब होगा? जब उस देश में सुशासन हो या कुशासन हो, सुशासन जो है। इसलिए वर्ल्ड बैंक को था कि उनके द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए गए उन संसाधनों का बेहतर अनुप्रयोग, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की चिंता थी सुशासन को लेकर। क्लियर? और अगला चीज, अगर सुशासन की विशेषता को पढ़िए जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सुशासन की विशेषता का जो आधार है वो क्या होगा? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या मोनार्की, राजतंत्र। विधि का शासन, भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये सब किसकी विशेषता है? प्रजातंत्र का जो। और एक और ध्यान रखिएगा कि अगर सुशासन की विशेषता को लेकर चले तो बताइए सुशासन की विशेषता को प्रत्येक देश में हम समान तरीके से लागू कर सकते हैं, हाँ या ना? और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर देश की शासन प्रणाली अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश या वातावरण का प्रभाव या परिणाम या प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अब जैसे अमेरिका के सुशासन को लेकर चले और भारत के सुशासन को लेकर चले तो दोनों देशों के सुशासन के मानक एक होंगे या उसमें कुछ अंतर होगा? अंतर होगा, क्योंकि दोनों देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों में भिन्नता है। उसी प्रकार से हम भारत को ही लेकर चले, ये बताइए समय के परिवर्तन के साथ जो सुशासन के मानक होंगे वो एक होंगे या सुशासन के मानकों में भी किसी देश में समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तन का होना स्वाभाविक है?
स्वाभाविक है। जरा सोचिए, अगर 1960 या 1970 के दशक में अगर भारत में सुशासन की बात हम लोग करते तो सुशासन की विशेषता होता शासन में केंद्रीकरण या शासन में विकेंद्रीकरण। क्या होता? शासन में केंद्रीकरण। लेकिन 2023 में जब सुशासन की विशेषता की चर्चा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? विकेंद्रीकरण। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सुशासन की विशेषता हर देश में अलग होगा, क्योंकि हर देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों में भिन्नता, और यहां तक किसी एक देश को लेकर चले, और किसी एक देश के संदर्भ में सुशासन के जो मानक है वो मानक भी क्या है? समय के साथ परिवर्तनशील है। उसी प्रकार से मान लीजिए 1960-70 के दशक को लेकर चले तो सुशासन की विशेषता होती राष्ट्रीयकरण या निजीकरण। राष्ट्रीयकरण। आज की विशेषता है निजीकरण। नटसेल में ध्यान रखिएगा कि जब भी सुशासन की विशेषता को समझना हो तो उस समय के संदर्भ में जितनी अच्छी अच्छी बातों की कल्पना आप कर सकते हैं वो सब विशेषता किसका होगा? सुशासन का। और यही सुशासन का एक पहलू क्या बना, जिसको हम लोग कहते हैं नैतिक शासन। जो ठीक है, तो जो पॉइंट आपने कहा कि सुशासन की विशेषता को आधार के रूप में किसको मान के चलते हैं? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को। लेकिन क्योंकि समय के साथ प्रश्न की जटिलता कम और बढ़ती जा रही है। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के प्रश्न सरल होते हैं, कठिन होते हैं? बहुत सरल होते हैं। थोड़े परसेप्शन को चेंज कीजिए जो, और अपने कमी का दोष यूपीएससी को मत दीजिए। अब इसी साल प्रीलिम्स हुआ, बच्चे से पेपर टफ था। अरे पेपर को टफ आपने बनाया, यूपीएससी ने बनाया? आपने यूपीएससी ने बनाया? टफ तो हम लोग बनाते हैं ना उस केस में जो। अरे जब उसकी अपेक्षा को नहीं पूरा कर पाएंगे तो पेपर टफ होगा। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का पेपर वही होता है जो यूपीएससी को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग दोष कभी अपने पे लेके नहीं चलते। छोटी सी बात, अभी ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा चर्चा भी नहीं किया है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बेसिक बातें, सरकार, सुशासन, शासन के बारे में। क्या क्लास में चर्चा करने के बाद कुछ बेहतर स्थिति की अनुभूति कर पा रहे हैं, या जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं? बेहतर। अब मान लीजिए अगर इस बात को हम लोग छोड़ देते हैं और कल को प्रश्न पूछता तो कहते प्रश्न काफी टफ है। जैसे अभी हमने आपसे पूछा सुशासन का आधार किसको मान के चलते हैं? प्रजातंत्र को। कोई दिक्कत? लेकिन यह भी चर्चा हम लोग करेंगे कि सुशासन और प्रजातंत्र के बीच में कई अवसरों पर अंतर विरोध देखने को मिलता है। अब ये पार्ट आप मत पढ़ के जाइए, यूपीएससी पूछ दे तो कल को ब्लेम किसको करते हैं? यूपीएससी को। जो यूपीएससी के प्रश्न बड़े रोमांटिक होते हैं, बता दें आपको। बस एक ही चीज है, यूपीएससी को समझ के यूपीएससी की तैयारी कीजिए। हम लोग क्या करते हैं? यूपीएससी को समझ के यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, मार्केट को समझ के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और मार्केट कितना सेफ प्ले कर दिया, उसने पूरा हंगामा कर दिया कि प्रीलिम्स का पेपर टफ है। नहीं, बच्चों का पूरा दिशा कहां चला गया? यूपीएससी के पेपर टफ होने पे। इस पे नहीं गया कि मेरे तैयारी में क्या कमी थी। जो है इसी को कहते हैं मार्केट या बाजार। जो और ध्यान रखिएगा, अगर पेपर इतना ही टफ था तो पेपर के बाद कैसे आंसर किया आपने? बना दिया? नहीं, अगर पेपर इतना ही टफ था तो ब्रह्मांड में जाकर उसका उत्तर बनता। पेपर आने के बाद उत्तर बना के दे रहा है और तब कह रहे पेपर टफ है। यही उत्तर पहले क्यों नहीं बना के बच्चों को आपने प्रस्तुत किया था? ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इस तरह का इसका उत्तर होगा। जो इसलिए ब्लेम हमेशा अपने पे लीजिए। जो और सबसे जो गलती होती है ना कि अपना जो करियर है वो दूसरे पे मत सौंपिए। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, हम आपकी चिंता क्यों करेंगे, आप होते कौन है हमारे, यहीं से शुरू कीजिए। ऐसे हम चिंता करेंगे, आपकी चिंता मत कीजिए, ठीक? लेकिन ऐसे पूछ रहे भाई कोई आधार बताइए, हम आपके बारे में चिंतित होंगे? इसीलिए जो पॉइंट समझना है, ये नहीं कि हम चिंता नहीं करेंगे, अपने चीज को अपने स्तर पे देखिए और मान के चलिए ये लड़ाई आपकी है, ये संघर्ष आपका है, ये आपका चुनौती है। हम लोग उसमें एक फैक्टर हो सकते हैं, एक मात्र कारक नहीं हो सकते। जो अब सोचिए ना, 24 घंटे में 3 घंटा आप मेरे साथ हैं, 21 घंटा अपने आप में। अधिक इंपॉर्टेंट 3 घंटा कि 21 घंटा? अधिक इंपॉर्टेंट 21 घंटा। और जो भी क्लास में टॉपिक हम करेंगे आपको पहले बता देंगे कि ये टॉपिक हम क्लास में कराएंगे, ताकि आप भी पढ़ के तैयार रखिएगा। और मुझे सबसे अच्छे लगते हैं पढ़ने वाले बच्चे जो, ठीक है? तभी तो क्लास का फायदा है ना, नहीं तो क्या होगा? जैसे प्रवचन होता है कि हम बैठे बोलते चले गए, आप उसको लिखते चले गए। लेकिन अगर आपकी बात हम तक पहुंचेगी, चीज काफी बेटर होगा। और इसके पहले कि टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें, 1-2 पॉइंट हम हर बैच से पूछते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। क्लास 2 तरह से होता है। एक होता है कि क्लास में आप बड़ा सुखद स्थिति महसूस करें और एग्जाम में जाके संघर्ष करें, और दूसरा है कि क्लास में संघर्ष करें ताकि एग्जाम हॉल में अधिक सुखद स्थिति का एहसास करें। कौन सा तरीका मुझे अपनाना है बता दीजिए, मेरे पास दोनों तरीके हैं। जो और अगर जो तरीका अपना रहे हैं उसके लिए थोड़ा तैयार भी रहिएगा उस केस में। जो तो कौन सा पहला, क्लास में सुखद कि एग्जाम हॉल में सुखद? एग्जाम हॉल में सुखद। चलिए, और दूसरा चीज है, मैं आपके स्तर पे आऊं या आप थोड़ा कोशिश करेंगे मेरे स्तर पे आने का? आपसे थोड़ा ऊंचे भी है, ध्यान रखिएगा, खड़े हैं उस पर जो, ठीक है? और इसका मतलब ये होता है हम वो क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं,
हम क्लास में वो डिस्कस नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, हम क्लास में वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम चाहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा चीजों को गंभीरता से लीजिएगा और थोड़ा सा मेरी बात को मानिएगा, पूरा मत मानिएगा, पूरा मानना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा मानिएगा। और थोड़ा सा मानने का मतलब सबसे पहला चीज विषय वस्तु को सही तरीके से क्लास में समझना। जो ये काम खाली कर लीजिए, बाकी हर काम आपके लिए आसान होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसी पार्ट में कमी छोड़ देते हैं। आप सोचिए ना, अगर विषय वस्तु नहीं समझ में आएगा तो राइटिंग प्रैक्टिस क्या करेंगे? आप ये समझिए, तब बिना विषय वस्तु के समझ के राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग का प्रैक्टिस होगा या हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस होगा? हैंड राइटिंग का। जो हम कोशिश करेंगे आपके राइटिंग को इंप्रूव करना, इसलिए ज्यादा हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने पर ध्यान मत दीजिएगा। और उसका रीजन होता है, जैसे अब विषय वस्तु हुआ नहीं, सर आंसर कैसे लिखे? अरे आंसर लिखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप खुद देखिए, आप 5-10 प्रश्नों के आंसर्स को लिखिए, आप खुद देखिएगा कुछ प्रश्न का आंसर आप बेटर लिख पाते हैं, कुछ का बेटर नहीं लिख पाते। लिखने वाला एक ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर बेटर कर पाते हैं और कुछ का उतना बेटर तरीके से नहीं लिख पाते। ये अंतर किसके कारण? आपके कारण या उस प्रश्न के विषय वस्तु के समझ के कारण? उस प्रश्न के विषय वस्तु के समझ के कारण। जो तो उस चीज को डेवलप कीजिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। जो तो आज हमने जस्ट एक अभी आपको बैकग्राउंड दिया कि सरकार क्या होता है, शासन क्या होता है, सुशासन क्या, और उसी का एक पहलू क्या बना, नैतिक शासन। जो सिलेबस की कॉपी मिल चुकी है, थोड़ा ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे सिलेबस पे। जो चलिए, चलिए यहां तक कोई डाउट किसी समझने में जो है? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुशासन के आधार किसको मान के चलते हैं? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को। तो प्रजातंत्र होगा तो सुशासन होगा, सुशासन होगा तो प्रजातंत्र होगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछा जाए यह समझने के लिए कि सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच में कई अवसरों पर अंतर विरोध को देखा जा सकता है, ये पॉइंट को समझ में आ रहा है? और जब कहता है प्रजातंत्र सुशासन के बीच का अंतर विरोध, तो किसको हम लोग बेस मान के चलेंगे? मोनार्की को बेस मान के चलेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रजातंत्र की तुलना में जो मोनार्की होता है, राजतंत्र, वह सुशासन को प्राप्त करने के लिए एक बेहतर शासन प्रणाली है। और जैसा हमने कहा, जो भी आपसे पूछेंगे उसकी चर्चा ऑलरेडी पहले हम किसी न किसी रूप में कर चुके होंगे। प्रश्न क्लियर हो पा रहा है? सुशासन के लिए प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र किसकी मांग करेगा? सुशासन का। लेकिन जब कहते हैं सुशासन प्रजातंत्र के बीच में कई अवसरों पर अंतर विरोध हो सकता है, कहने का मतलब सुशासन को प्राप्त करने के लिए बेहतर शासन प्रणाली किसको मान रहे हैं? मोनार्की को, ना कि डेमोक्रेसी को। जो है क्लियर हो पा रहा है कैसे मोनार्की सुशासन को प्राप्त करने का एक बेहतर माध्यम है। और ध्यान रखिएगा कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली सुशासन का आधार है, लेकिन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की कई सारी व्यवहारिक सीमाएं होती हैं और उन व्यवहारिक सीमाओं के कारण सुशासन को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। यही क्या बनेगा? सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच का अंतर विरोध। और बेस्ट तरीका, जितना दृष्टिकोण संभव है सब अपने पास रखिए। कौन सा दृष्टिकोण का कहां प्रयोग करेंगे वो डिपेंड करेगा प्रश्न का प्रारूप क्या है। जो है इस पर कुछ सोच पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी की तुलना में कैसे कर सकते हैं मोनार्की सुशासन को प्राप्त करने का एक अधिक बेहतर माध्यम होगा? जो कोई जो प्रयास करेंगे, हाँ तो कैसे होगा इसी बात की पुष्टि करना। अभी क्लास में रेफर किया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा जो सुशासन नैतिक शासन की बात की गई उसका संदर्भ मोनार्की या डेमोक्रेसी? मोनार्की। जब क्लास में हमने कहा अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, तो किसको रेफर करे थे? मोनार्की को या डेमोक्रेसी को? मोनार्की को। तो मोनार्की में भी सुशासन को प्राप्त करना संभव है। अब बताइए, डेमोक्रेसी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की कौन कौन सी व्यवहारिक सीमा है जो कि सुशासन को प्राप्त करने में एक प्रतिरोधक या बाधा का कार्य करती है? कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की कौन कौन सी व्यवहारिक सीमाएं हैं जो कि सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में एक बाधक या प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। और जहां कहते हैं कि प्रजातंत्र की अपनी कुछ सीमाएं जो कि सुशासन को प्राप्त करने बाधाओं को उत्पन्न करता है, तो कहने का मतलब कि सुशासन प्रजातंत्र के बीच में अंतर विरोध है। जो एनीवन? चलिए, इसी के डिफरेंट पहलू को उत्तर आप ही से लेंगे। अगर इस तरह से पूछो, सुशासन को प्राप्त करने के लिए जो सरकार प्रयास करेगा उस प्रयास का जो दृष्टिकोण होगा वो क्या होना चाहिए? दीर्घगामी या अल्पगामी? दीर्घगामी। सुशासन की विशेषता को पढ़िए, क्लियर हो रहा है। और दीर्घगामी दृष्टिकोण कब होगा? जब सरकार में निरंतरता हो। प्रजातंत्र में जो सरकार का गठन होता है वो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लेकिन मोनार्की में जो मोनार्क होगा, राजा होगा, वह अपने कार्यकाल को लेकर निश्चित है। अगला पॉइंट बताइए, सुशासन को प्राप्त करने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं
वह विवेकशील होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए या लोकप्रिय होना चाहिए? तार्किक, विवेकशील। लेकिन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जब सरकार नीतियां बनाती है तो उसका आधार क्या होता है? लोकप्रियता या विवेकशीलता? लोकप्रियता। जो क्लियर पर है। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि कोई सरकार जब सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और उस दिशा में जो भी सरकार प्रयास करेगी तो बट नेचुरल सुशासन को प्राप्त करने के लिए जो लागत होता है, जो कीमत होता है, वो किसको चुकाना पड़ता है? जनता को या सरकार को? वह सुशासन कहता है ईमानदारी हो, सत्यनिष्ठा हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो कोई सरकार ईमानदारी से काम करेगा, भ्रष्टाचार को दूर करेगा, तो उसका इमीडिएट प्रभाव किस पे पड़ेगा? सरकार पे। तो कीमत किसको चुकाना है? सरकार को। जनता को तो फायदा होगा उससे। जो तो कीमत किसको चुकाना है? सरकार को। जो जब सरकार सुशासन को प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करेगा तो बट नेचुरल सरकार को उससे कुछ अपना भी तो निर्गत मिलना चाहिए। नहीं, तब ये बताइए, कोई सरकार सुशासन को प्राप्त करने का प्रयास करे और वो सरकार उसके लिए लागत या कीमत चुकाती है तो उस सरकार की न्यूनतम अपेक्षा क्या हो सकती है? न्यूनतम अपेक्षा कि जो सरकार सुशासन के लिए काम करे, सुशासन का फायदा किसको मिलेगा? हम लोग को मिलेगा। तो उस फायदे के बदले जो हम लोग को मिल रहा है, सरकार भी तो कुछ हम लोग से अपेक्षा करेगी। तो सरकार की न्यूनतम अपेक्षा क्या होगी? वेरी गुड, कि अगली बार निर्वाचन हो तो जनता उस सरकार का समर्थन करे। भाई इतना अपेक्षा करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तब जरा सोचिए, सरकार सुशासन के लिए काम करती है तो सुशासन के लिए सरकार जब त्याग करेगा, प्रयास करेगा, तो सरकार अपेक्षा करती है कि अगले निर्वाचन में जनता का समर्थन उस सरकार को मिले। ये बताइए, अगर भारत के राजनीतिक वातावरण या परिवेश को लेकर चले तो क्या ये गारंटी है कि जो सरकार सुशासन के लिए काम करे, अगला इलेक्शन में सरकार को उस जनता का समर्थन प्राप्त हो? कोई गारंटी नहीं। क्योंकि भारत में निर्वाचन जहां पे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, समुदाय के आधार पे, वहां पे सरकार के सुशासन के प्रयासों या सरकार के उपलब्धि को आधार मान के जनता अपने निर्वाचन का अभ्यास नहीं करता है। तो बताइए, वो सरकार सुशासन के लिए काम करे, प्रयास करे, अपना त्याग करे, बलिदान करे और यह भी सुनिश्चित ना हो कि अगले चुनाव में उसको जनता का समर्थन मिले, तो क्या सरकार के लिए सुशासन हेतु कार्य करने का कोई मोटिवेशन, इंसेंटिव या प्रेरणा है? और जब कोई इंसेंटिव, प्रेरणा है ही नहीं तो क्यों सरकार काम करेगी सुशासन के लिए? और भारत में कई सारे एग्जाम्पल हैं। नाम सुने होंगे चंद्रबाबू नायडू का, जो पहले आंध्र के मुख्यमंत्री थे जब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था। जो है जब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का भारत में दौरा हुआ था, विजिट हुआ था, और वो दिल्ली से चल के हैदराबाद गए थे उस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री नहीं, उसमें कहा जाता था मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके कारण सुशासन की दिशा में कार्य करने के कारण। अब सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत है और विशेष रूप से किसी मुख्यमंत्री से मिलने जाए तो उसका आधार कुशासन तो हो नहीं सकता। आधार क्या होगा? सुशासन। और सुशासन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जब निर्वाचन हुआ तो ऐसा जनता का समर्थन मिला कि वो राजनीति से लंबे समय तक बाहर हो गए और आज भी एक तरह से बाहर ही है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, जिला सरकार, ग्राम स्वराज, शासन के विकेंद्रीकरण की दिशा में उनके द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। लेकिन जब निर्वाचन हुआ तो जनता का समर्थन नहीं मिला और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपना संतुलन भी खो बैठे। हम आज की बात नहीं कर, उस समय की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये सब एग्जाम्पल इस बात की पुष्टि करता है कि अगर कोई सरकार सुशासन की दिशा में प्रयास करे, इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन के लिए किए गए प्रयास के बदले जनता उस राजनीतिक दल को समर्थन दे। इसलिए कहा भी जाता है, वर्ल्ड बैंक ने सुशासन की बात की। अब वर्ल्ड बैंक को सोचना पड़ेगा कि कैसे सरकार को मोटिवेट करें सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो भी सरकार सुशासन की दिशा में प्रयास कर रहा है उनकी जो न्यूनतम अपेक्षा है वो भी पहले से गारंटी नहीं है। जो लेकिन मोनार्की को जरा लीजिए, मोनार्क है, उसको कोई जन विचार की चिंता नहीं है, उसको कोई जनता के दृष्टिकोण की चर्चा नहीं, वो जो अच्छा समझेगा वो करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में मोनार्की बेहतर होता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। और शर्त क्या है? अगर मोनार्क अच्छा हो। नहीं, अगर मोनार्क गुड है तो गुड गवर्नेंस को प्राप्त करना काफी आसान है, लेकिन मोनार्क अगर बैड होगा तो गुड गवर्नेंस को प्राप्त करना काफी कठिन होगा। तो एक कथन नोट कर लीजिए, सुशासन एवं प्रजातंत्र। कथन नोट कर लीजिए, सुशासन एवं प्रजातंत्र एक दूसरे का पूरक है, एवं प्रजातंत्र एक दूसरे का पूरक है। परंतु कई अवसरों पर
परंतु कई अवसरों पर सुशासन एवं प्रजातंत्र, परंतु कई अवसरों पर सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच के अंतर्विरोध को देखा जा सकता है। सुशासन एवं प्रजातंत्र के बीच के अंतर्विरोध को देखा जा सकता है। क्लियर? चलिए अब जरा सा सिलेबस को निकालिए जो है, ठीक है। चलिए जरा सा सिलेबस के टॉपिक नंबर 3 को देखिए। लिखा है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। अंडरलाइन कीजिए सिविल सेवा, तो अंडरलाइन कर लीजिए सिविल सेवा जो। टॉपिक नंबर 4 पे आइए। भावनात्मक समझ, अवधारणा तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अंडरलाइन कीजिए प्रशासन तथा शासन। क्लियर? जरा ये टॉपिक नंबर 6 पे जो है, और 6 पे कहता है लोक प्रशासन में, निजी की बात नहीं कर रहा है, लोक मतलब सरकार, लोक प्रशासन में लोक पब्लिक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। अंडरलाइन कीजिए लोक प्रशासन। टॉपिक नंबर 7 कहता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन गवर्नेंस जो है। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग के नीति शास्त्र का जो संदर्भ है, जो रूपरेखा है, वो है शासन एवं प्रशासन। और ऐसे भी क्योंकि आप लोग सरकार के सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसके नीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे? सरकार या शासन का जो। इसलिए डेलिबरेटली हमने क्लास में रेफर किया कि सरकार क्या होता है, शासन क्या होता है, सुशासन क्या होता है, उसका एक पहलू क्या बना? नैतिक शासन जो। आगे चल के जब हम लोग प्रशासन की बात करेंगे तो वहां भी देखिए टॉपिक इसका था लोक प्रशासन। तो इस बात को समझना होगा कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है। और एक और आपको बता दें कि सिलेबस का टॉपिक नंबर 6 में फोकस है लोक प्रशासन पे, लेकिन सिर्फ लोक पर सीमित नहीं है। जरा आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, जो सब टॉपिक है। देखिए लिखा है सरकारी, टॉपिक 6 में अंदर देखिए सरकारी तथा निजी संस्थानों में। अब जरा सा देखिए सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं। अगर सरकारी और निजी संस्थान के नैतिक चिंता दुविधा में अंतर है तो नैतिकता के कारण या सरकार या निजी संगठनों के कार्य प्रकृति के कारण, सरकार या निजी संगठनों के कार्य प्रकृति के कारण। इसलिए जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में कहा था, नीति शास्त्र का कितना समझ होगा उस पर डिपेंड करता है हम लोग पहले संदर्भ को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। आप खुद देखिए सरकारी तथा निजी संस्थान में नैतिक चिंता तथा दुविधाएं। अब बताइए हम लोग के लिए नैतिक चिंता या दुविधा अधिक इंपॉर्टेंट है सरकारी संगठनों के लिए या निजी संगठनों के लिए? किसके लिए अधिक इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, सरकार या निजी? इसी पॉइंट को आसान करते हैं, हम लोग की अधिक निर्भरता सरकारी संगठनों पर या निजी संगठनों पर? सरकारी संगठनों पर। अब जरा सोचिए एक निजी संगठन और नैतिक तरीके से काम करे, हम लोग के पास विकल्प है कि हम दूसरे निजी संगठन से जाकर सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस संगठन भ्रष्ट हो जाए तो हम लोग के पास कोई दूसरा पुलिस संगठन नहीं है जहां से कि सेवाओं को प्राप्त कर सके जो। अब ये जो पॉइंट हम लोग बता रहे हैं इसमें कोई नीति शास्त्र की जानकारी का प्रभाव नहीं है। प्रभाव क्या है कि कितने बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि सरकार और निजी संगठनों के कार्य प्रकृति में किस प्रकार का अंतर है जो। इसलिए जितना संदर्भ रूपरेखा क्लियर कीजिएगा उतना क्लियर होगा नीति शास्त्र। उसी तरह से देखिए अब जैसे टॉपिक नंबर 6 में देखिए कहीं लिखा है अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। अब किसी को ना पता यूनाइटेड नेशन क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, तो कभी नहीं समझ सकते अंतरराष्ट्रीय संबंध का नीति शास्त्र जो है। और प्लस जब कहते हैं संबंध तो संबंध का मतलब क्या होता है, संघर्ष सहयोग या सहयोग संघर्ष दोनों होता है। सहयोग संघर्ष दोनों होता है, लेकिन अधिक राष्ट्रों के बीच में सहयोग के लिए या सहयोग संघर्ष के समाधान के लिए क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के बीच का संबंध में जो सहयोग होता है, सहयोग अधिक सहयोग के लिए या सहयोग अधिक संघर्ष के समाधान के लिए? सहयोग के लिए होता है। अगर चाइना ना हो तो क्या भारत को चिंता होगी नेपाल भूटान की? अगर चाइना ना हो तो भारत को चिंता होगी श्रीलंका की? ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर चले तो अधिक जो सहयोग होता है वो सहयोग के लिए ना होकर संघर्ष या संभावित संघर्ष या मतभेद को कम करने है। अब ये जो बात हम लोग कर रहे हैं इसका कोई जीएस पेपर 4 से मतलब नहीं है। इसका मतलब किससे है? जीएस पेपर 2 जहां के अंतरराष्ट्रीय संबंध के टॉपिक का उल्लेख है जो है। क्लियर है? इसलिए कभी भी जीएस पेपर 4 को बाकी जीएस से अलग करके मत चलिएगा और प्रश्न को देखिए तो और भी क्लियर होगा। अब उसी तरह से जैसे मान लीजिए
जैसे टॉपिक 1 देखिए, इसमें देखिए टॉपिक होगा निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। देख रहे हैं? अब बताइए निजी और लोक संबंध के नीति शास्त्र का जो अंतर है वो लोक और निजी संबंधों के प्रकृति के अंतर के कारण या नीति शास्त्र के कारण? लोक और निजी संबंधों के प्रकृति के अंतर के कारण। जैसे अगर लोक और निजी दोनों प्रकार के संबंध को लेकर चले तो किस संबंध में जो व्यवहार होता है उसका हम लोग बेहतर तरीके से पूर्वानुमान कर सकते हैं, लोक संबंध या निजी संबंध? कि दोनों प्रकार के संबंध जो होते हैं उस संबंध का जो व्यवहार होगा, आचरण होगा, किस व्यवहार आचरण में अधिक हम लोग पूर्वानुमान कर सकते हैं, लोक संबंध या निजी संबंध? पूर्वानुमान। कभी लोक संबंध में सुनते हैं नाराज हो गए, वो रूठ गए, मना रहे हैं उसको, ये सब विशेषता किसका होता है? निजी संबंध का। लोक संबंध का मतलब क्या है? सचिव को पता है कि मंत्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना, एक अधीनस्थ को पता है कि अधिकारी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना। अब यहां भी देखिए जो पॉइंट हमने आपसे पूछा इसमें कहीं नीति शास्त्र की बात नहीं है, किस बात को समझने की बात है कि लोक संबंध और निजी संबंध के प्रकृति में किस प्रकार का अंतर है। जब लोक निजी संबंध के प्रकृति के अंतर को लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली नीति शास्त्र या नैतिक मूल्यों के बीच के अंतर का होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई संबंध कभी भी 100% लोक या 100% निजी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब अगर समझने के लिए मान लीजिए ये लोक संबंध है और ये निजी संबंध है, अधिकतर जो संबंध होते हैं उस पर दोनों प्रकार के संबंधों का प्रभाव होता है, लोक का भी और निजी का भी। बता सकते हैं सबसे अत्यधिक निजी संबंध किस प्रकार के संबंध को दर्शा सकते हैं? और निजी का मतलब कि जो संबंध की इकाइयां हैं वो तय करेंगे कि उन दोनों के बीच का परस्पर व्यवहार क्या होगा। जब लोक में क्या है वो इकाई तय करता है, उसका बाहरी संदर्भ होता है, उसका बाहरी संदर्भ होगा। ठीक है? तो बताइए कि निजी संबंध का सबसे अत्यधिक उदाहरण क्या हो सकता है जिसको कि हम लोग अधिक निजी संबंध को परिभाषित कर सकते हैं? वास्तविकता क्या है? ना तो कोई संबंध पूर्णतः निजी होगा ना तो पूर्णतः लोक होगा। दोनों प्रकार के संबंधों के विशेषताओं का प्रभाव वास्तविकता में देखने को मिलता है। सबसे अत्यधिक निजी संबंध, परिवार तो बहुत बड़ा चीज होता है ना, उसके अंदर कौन सा संबंध है? क्या करना है? तो बिजनेस का तो संचालन होता है, रेगुलेशन होता है, उसमें कंपनी बनते हैं तो वो सब तो लोग की तरफ जाएगा ना। बिजनेस संबंध में जो पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर का तो पंजीकरण होता है ना, या तो कंपनी होगा या तो पार्टनरशिप डीड होगा, तो सब किसकी बात कर रहा है? लोग का। अच्छी बताइए सरकार के 3 अंगों के बीच का संबंध लोक होगा या निजी होगा? और क्यों लोक होगा? क्योंकि सरकार के 3 अंगों के बीच का संबंध वो 3 अंग तय करते हैं या भारत का संविधान तय करता है? भारत का संविधान बाहरी हो गया। इस पॉइंट क्लियर? उसी तरह से देखिए निजी बताइए, मोस्ट निजी प्राइवेट रिलेशनशिप पति और पत्नी का जो है, लेकिन जब शादी करते हैं तो संबंध प्राइवेट होता है कि लोक होता है? लोक होता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही बताइए कि अगर हम लोग पति पत्नी की बात कर रहे हैं तो मैरिज को लेकर चल रहे हैं, मैरिज हमेशा ध्यान रखिए एक पब्लिक सेंटिटी देता है। जो शादी विवाह में हम लोग जितने गेस्ट को बुलाते हैं सब सारा उसके पीछे कारण क्या? पब्लिक लेजिटिमेसी। इसीलिए अगर एक तरफ मैरिज और दूसरा लव या प्यार को लेकर चले तो प्यार क्या होगा? निजी होगा, शादी क्या होगा? लोक होगा। जो क्लियर? और अगर विचारकों को लेकर चलिएगा जो एथिक्स में ना तो अपनी बात करेगा ना तो आप अपनी बात कीजिएगा, हम लोग विषय की बात करेंगे। तो विचारक कहते हैं सबसे अधिक निजी संबंध है लैला और मजनू के बीच का संबंध, जो रोमियो और जूलियट जो, और सबसे अधिक लोक संबंध है अगर किसी अजनबी से मिलकर उसको हम लोग ग्रीट करते हैं या उसको गुड मॉर्निंग करते हैं, वो सबसे अधिक पब्लिक होगा। लेकिन इस बीच में अगर हम लोग निजी से लोक पे जाते हैं तो सबसे अधिक निजी किसको माने? लैला मजनू के बीच का संबंध। उसके ऊपर होता है मां एवं बच्चे के बीच का संबंध। उससे अधिक पब्लिक होगा सहकर्मी के बीच का संबंध। उससे अधिक पब्लिक होगा अधीनस्थ अधिकारी के बीच का संबंध, ऐसे कह सकते हैं नियोक्ता कर्मचारी के बीच का संबंध। उससे अधिक लोग होगा सरकार के 3 अंगों के बीच का संबंध। और सबसे अधिक लोग होगा अगर किसी अजनबी को हम ग्रीटिंग करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, तो क्या बनेगा? सबसे अधिक लोग आपका जो है। अब यहां पे ये सब जो पॉइंट डिस्कस हम लोग कर रहे हैं इसका नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? लोक और निजी संबंध को समझने से। और इसलिए हम इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दिला रहे हैं कि नीति शास्त्र को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या? संदर्भ, रूपरेखा या परिवेश या वातावरण को लेकर चला। और जितना संदर्भ क्लियर होगा, रूपरेखा, उतना क्लियर होगा नीति शास्त्र जो है। एक तो ये अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा जरा, सिलेबस तो स्टार्ट हुआ टॉपिक नंबर 1 से, लेकिन उसके पहले भी यूपीएससी कुछ कहता है। जरा सा स्टार्टिंग का पढ़ी तो पैराग्राफ जरा सा अपने से पहले। तो सिलेबस तो टॉपिक नंबर 1 है, लेकिन उसका पूरा जो दृष्टिकोण है वो ऑलरेडी देखिए ऊपर इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया।
जो इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और देखिए इसमें लास्ट में क्या लिखा है, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। तो केस स्टडी को विषय न होकर प्रश्न पूछने का एक प्रारूप है। और यूपीएससी देखिए और भी क्लियर करता है, जब सिलेबस के लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, उपर्युक्त विषयों पर केस स्टडी। उपर्युक्त विषय क्या है, जो टॉपिक 1 to 7 दिए, जो मुझे कभी समझ में नहीं आता। जब कई बार पेपर्स में देखता हूं केस स्टडी पर विशेष कक्षा है, अरे क्या विशेष कक्षा होगा जब विषय नहीं पता है। तो केस स्टडी पर अलग से कक्षा हो ही नहीं सकती है। मतलब पता क्या कहता है, उपर्युक्त विषयों पर, और विषय क्या है, टॉपिक 1 to 7 जो है ये पर है। इसलिए यूपीएससी हर कुछ हम लोग को बताता है, हम लोग आंख बंद कर लेते हैं और चीज को समझ नहीं पाते हैं। जो ये क्लियर हो पा रहा है। चलिए अब आइए, जब टॉपिक 1 to 7 को लेकर चलेंगे तो हम लोग सिलेबस के क्रम को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अल्टीमेटली सिलेबस है कि विषय वस्तु है, उसका प्रयोग क्वेश्चन आंसर के रूप में करना होगा। तो थोड़ा सा टॉपिक को जरा मोल्ड करके हम लोग पढ़ेंगे और रीजन भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, सबसे पहले टेकअप कीजिए टॉपिक नंबर 3, नोट कर लीजिए जो क्रम फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे ये भी आपको बता देंगे, ये आप खुद भी समझ जाएंगे 1-2 क्लास के बाद जो। अब टॉपिक 3 कहता है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। अच्छा एक काम और कर लीजिएगा, डेलिबरेटली हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया है सिलेबस जो है। खास करके ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत रहती है बनी हुई, लेकिन समस्या को डिस्कस ना करके बेटर है समाधान की बात करें। समाधान यह है कि जो टर्म है उसका इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान में रख के चलिएगा। अब जैसे देखिए, जरा खुद बताइए, ऑनेस्टी क्या हिंदी कीजिएगा इसको, ईमानदारी। प्रोबेटी टॉपिक नंबर 7 सिलेबस ट्रांसलेट करता है शासन व्यवस्था में ईमानदारी। क्लियर। इंटीग्रिटी यूपीएससी के पेपर में इसको कई बार ट्रांसलेट कर दिया ईमानदारी। हिंदी में तीनों ईमानदारी है, लेकिन अगर अवधारणा को लेकर चले तो ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी एक दूसरे का पर्याय नहीं है। जो इसीलिए क्लास में कोशिश करेंगे और आप भी सिलेबस में जो इंग्लिश वर्ड है उसको बेस, ऐसे मान लीजिए अब ईमानदारी दिया तो इंग्लिश का प्रश्न देखिए ऑनेस्टी कह रहा है, प्रोबिटी कह रहा है या इंटीग्रिटी का। उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, शासन तंत्र, कभी लोक सेवक कर देगा। इसलिए यहां पे इंग्लिश के वर्ड को एक बार अच्छे से देख लीजिए, खास करके सिलेबस को ट्रांसलेट डेलिबरेटली हमने हर हिंदी के टॉपिक के साथ इंग्लिश भी दिया है। दिस पॉइंट क्लियर। चलिए तो पहला टेकअप करेंगे टॉपिक नंबर 3 और इसमें कहता है लोक सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य जो है। यहां बताइए, एक होता है मूल्य जिसको कहते हैं वैल्यूज, और एक होता है नीति शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं एथिक्स। कौन सा अधिक व्यापक होता है, एथिक्स मूल्य का पार्ट होगा या मूल्य एथिक्स का पार्ट होगा? मूल्य नैतिक भी हो सकते हैं, मूल्य अनैतिक भी हो सकते हैं, मूल्य गैर नैतिक भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी एथिक्स की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? नैतिक मूल्यों का। अब बताइए, एथिक्स वैल्यूज का पार्ट होगा या वैल्यूज एथिक्स का पार्ट है? एथिक्स वैल्यूज का पार्ट है, तो पहले समझेंगे मूल्य को और तब आएंगे एथिक्स पे। इसलिए डेलिबरेटली पहले टेकअप करेंगे टॉपिक नंबर 3 को जो है। अगला चीज बताए, जब कहते हैं मूल्य तो मूल्य का मतलब प्राथमिकता है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे मूल्य क्या है, हमारे मूल्य का मतलब मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी पसंद या नापसंद क्या है। अब बताइए, जब लोक सेवक के मूल्यों की बात करेंगे तो लोक सेवक के पसंद या नापसंद या प्राथमिकता को लेकर चलेंगे, या लोक सेवक के मूल्य वो होंगे कि जनता लोक सेवक से क्या अपेक्षा करती है, जनता लोक सेवक से क्या अपेक्षा करती है। और जो सारी अपेक्षा है वही देखिए सिलेबस में अपेक्षा क्या करता है, लोक सेवक सत्यनिष्ठ हो, लोक सेवक भेदभाव रहित हो, लोक सेवक गैर तरफदारी, लोक सेवक में निष्पक्षता, लोक सेवक में समर्पण भाव हो, लोक सेवक में कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति हो, टॉलरेंस और संवेदना हो जाए। ठीक है, तो पहले मूल्य को समझेंगे। मूल्य का भाग क्या बना? नीति शास्त्र। तो मूल्य को समझ के फिर हम लोग समझेंगे एथिक्स को। जो एक चौथा ध्यान रखिएगा, जो नीति शास्त्र होता है ये किस बात को दर्शाएगा? व्यक्ति का आंतरिक पक्ष या व्यक्ति का बाहरी पक्ष। अगर आंतरिक होता तो हम व्यक्ति के व्यक्तिगत प्राथमिकता को लेकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, लोक सेवक का नीति शास्त्र क्या होगा, यह लोक सेवक खुद तय करेगा या तय करेगा उसका संदर्भ या रूपरेखा? संदर्भ या रूपरेखा। इसीलिए नीति शास्त्र हमेशा व्यक्ति के बाहर होता है। जैसे अब लोक सेवक का नीति शास्त्र क्या होगा,
अगर खुद लोक सेवक को तय करने को दे दिया जाए तो हर लोक सेवक की अपनी प्राथमिकता होगी। यह तय किसने किया? सरकार ने किया। और जो भी लोक सेवक बनेगा उससे अपेक्षा की जाती है कि उन नैतिक मूल्यों का पालन करे। जो इसे नीति शास्त्र हमेशा व्यक्ति के बाहर, और तभी हमने बार बार कहा नीति शास्त्र को कब समझेंगे? जब पहले संदर्भ को समझे, जब रूपरेखा को समझे। और संदर्भ रूपरेखा क्या है? व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति के बाहर? व्यक्ति के बाहर। जो और जैसा हमने पहले रेफर किया था, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। अगर किसी व्यक्ति को लेकर चले तो व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में, व्यक्ति संगठन के सदस्य के रूप में, व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में, और व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय जगत के सदस्य के रूप में। कभी नीति शास्त्र को समझने के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पे लेके नहीं चलना है। और देखिए सिलेबस कितना क्लियर करता है। टॉपिक 1 को निकालिए, देखिए इसमें कहीं लिखा है मानवीय मूल्य, लिखा है व्यक्तिगत मूल्य, मानवीय मूल्य। जो इसलिए कभी भी नीति शास्त्र को व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पर लेके नहीं चलना। इसलिए मैंने जानबूझ के कई बार कहा क्लास में, नीति शास्त्र वो नहीं जो हम समझते हैं, वो नहीं जो आप समझते हैं, वो जो विषय समझता है। अब जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कि लोक सेवक के लिए आचरण संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो लोक सेवक का नीति शास्त्र क्या होगा वो लोक सेवक तय करेगा या आचरण संहिता तय करेगी? आचरण संहिता तय करेगी। और आचरण संहिता के आधार पर जब लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तभी लोक सेवक को हम नैतिक होने की संज्ञा देंगे। जो समझ लिया? और आप खुद देखिए, अब जिसको लोक सेवक के आचरण संहिता का प्रावधान पता होगा और जिसको प्रावधान नहीं पता होगा, जिसको प्रावधान नहीं पता होगा वो नीति शास्त्र को अपने अनुसार लिखेगा नहीं, लेकिन जिसको पता होगा वो आचरण संहिता के प्रावधान को लेकर चलेगा। अधिक नंबर किसको आएगा? जो अपने मन से लिखेगा या आचरण संहिता के प्रावधान के? और आचरण संहिता का प्रावधान क्या? वो आंख बंद करके सोचने से आएगा या पढ़ने से आएगा? पढ़ने से आएगा। जो इसे नीति शास्त्र को बाकी विषय की तरह पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो कहानी खिस्सा है, कुछ भी बोलते रहिए, वो सब नीति शास्त्र हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर पा रहे हैं मानवीय मूल्य जो है। अब आइए तो पहला टॉपिक किसको लेके चलेंगे? टॉपिक नंबर 3 को। जो है 3 के बाद अगला टॉपिक टेकअप करेंगे, टॉपिक नंबर 7 जो है। ठीक है, और टॉपिक नंबर 7 में देखिए शासन व्यवस्था ईमानदारी। देखिए ईमानदारी का मतलब क्या? प्रोबेटी। अंडरलाइन कर लीजिए, तो यहां पे ईमानदारी को ब्रैकेट में कर लीजिए प्रोबेटी। जो है आगे क्लियर भी करेंगे अंतर क्या होता है। और इसमें क्या कीजिएगा, जैसे कुछ सब टॉपिक है जो अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन समझने के लिए उसको एक साथ ग्रुप या क्लब करके चलिएगा। तो नोट कर लीजिए कि किन किन टॉपिक को क्लब करके चलना है। ऐड कर लीजिए अलग से कहीं। सरकार में, नोट कर लीजिए कहीं, सरकार में सूचना का आदान प्रदान एवं पारदर्शिता। सरकार में सूचना का आदान प्रदान एवं पारदर्शिता, इसी के साथ प्लस कर लीजिए सूचना का अधिकार। प्लस कर लीजिए सूचना का अधिकार। जो ये 2 उपशीर्षक हैं, हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे? एक उपशीर्षक। जो अब बता सकते हैं कि भारत में सूचना का अधिकार कब से लागू है? 2005 से। जो लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब से भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया तब से सूचना का अधिकार है, सही या गलत? और क्वेश्चन को पढ़िए, इतना मैंने कहा ना बहुत रोमांटिक मजे के प्रश्न पूछते हैं, खाली विषय वस्तु को ठीक से समझना है। आपने कहा 2005, ये सतही ज्ञान है। अगर मैं आपसे कहूं जब से भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, और ये कब से अपनाया गया? आजादी के बाद से। जो है तब से भारत में सूचना का अधिकार है। आप लोग अवगत होंगे प्रश्नकाल क्या था? प्रश्नकाल सूचना का अधिकारी तो था। और प्रश्नकाल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाना। और इसके लिए संसद नियंत्रण किस पे करती है? सरकार पे। किसके द्वारा? प्रश्नकाल के द्वारा। प्रश्न पूछा गया यूपीएससी ने, क्वेश्चन का प्रारूप बता रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जवाबदेहिता को पुनः परिभाषित करता है। जवाबदेहिता को पुनः परिभाषित करता है, इसका मतलब इसके पहले भी जवाबदेहिता थी। और जवाबदेहिता कहां थी? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि सांसद शासन के गतिविधियों को लेकर, शासन के निर्णय को लेकर सूचना किससे प्राप्त करते हैं? सरकार से। जो अब बताइए अगर यह प्रश्न पूछा गया तो ऐसी कौन सी कठिनाई का स्तर था? कठिनाई का स्तर क्यों था? इसलिए हो जाता है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन में गैप छोड़ देते हैं, विषय को अलग करके समझते हैं। अगर सूचना के अधिकार की उत्पत्ति को लेकर चले और किसी को पता है कि प्रश्न काल से है तो बड़े आसानी से उत्तर लिख सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ने जवाबदेहिता को भारत में पुनः परिभाषित किया। जो है इसलिए हमेशा टॉपिक के बीच का, सब्जेक्ट के बीच का जो इंटरलिंकेज है उस पर हमेशा ध्यान रखिए, और वही क्लास में फोकस भी करेंगे। और यही थोड़ा सा क्लास में विषय वस्तु में थोड़ा संघर्ष लाएगा ताकि एग्जाम में सुखद स्थिति को प्राप्त करें। और खास करके बता रहे यूपीएससी में टॉपिक शुरू तो होता है लेकिन टॉपिक समाप्त नहीं होता है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक शुरू टॉपिक खत्म, टॉपिक शुरू टॉपिक खत्म। शुरू तो होगा, वो समाप्त नहीं होगा। और अगर समाप्त होगा भी तो कब होगा, जब आप मसूरी चले जाते हैं। उसके पहले कभी कोई सिलेबस का टॉपिक समाप्त हो ही नहीं सकता जो। लेकिन हम लोग की एक मतलब एक मानसिकता होती है कि सर टॉपिक शुरू होकर टॉपिक खत्म करें, फिर दूसरा टॉपिक हम शुरू करें खत्म करें। ये हम क्लास में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शुरू से ही क्षमा प्रार्थी, तो इसका मतलब होता है कि हम विषय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। एथिक्स का क्लास है, ईमानदारी तो हर जगह होनी चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा होनी चाहिए। सही है गलत, ठीक है, चलिए। और कभी भी बता रहे हैं, भूल के भी कभी भी विषय को टॉपिक वाइज मत समझिएगा, ये ब्लंडर है। आप सोचिए, एथिक्स की बात छोड़िए, यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है बताती है किस टॉपिक से हम पूछ रहे हैं, क्या लिखती है ब्रैकेट में टॉपिक का नाम जो। इस बार भी प्रीलिम्स में दिक्कत क्यों होता था, टॉपिक पे प्रश्न खोजते हैं, टॉपिक पे विकल्प देखते हैं, लेकिन ये पता होता है प्रश्न पूछा गया इस सब्जेक्ट से जो, लेकिन सब्जेक्ट के किस पहलू से पूछा गया ये कहना अपने आप में कठिन होता है। अब सोचिए, यूपीएससी प्रश्न टॉपिक के आधार पर नहीं पूछती, हम लोग तैयारी करते हैं टॉपिक के आधार पर, तो गलती यूपीएससी का, गलती खुद अपना है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जिस एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं, जो यूपीएससी नहीं करता, उस काम को करने की हिम्मत हमको और आपको कैसे हो जाती है। मतलब ये तो बड़ा डेयर उस केस में जो है। इसलिए कभी भी टॉपिक को बांट के मत देखिए, इतना टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेज है। और खास करके इसलिए बता रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट की प्रवृत्ति होती है, वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को खरीदते हैं टॉपिक वाइज जो बटा हुआ रहता है। हमेशा प्रश्न को ईयर वाइज देखिए, ना कि टॉपिक वाइज जो। और जरा खुद अपने से प्रयास कीजिए, किसी भी एक प्रश्न को आप नहीं कर सकते उसी टॉपिक से पूछा गया है, सही या गलत। और ना हो तो क्वेश्चन को उठा के देखिए जो। इसलिए कभी भी, और आपको बता दें इस एग्जाम का जो है, जो सस्ता होता है वो ज्यादा इसमें काम आता है। जैसे जो सरकारी प्रकाशन के पुस्तक होते हैं, सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, बड़े काम के होते हैं यूपीएससी के लिए। उसी तरह से अधिक महंगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर होता है या ईयर वाइज। टॉपिक वाइज, ईयर वाइज बहुत सस्ता होता है, लेकिन काम का वही है। जहां आपने टॉपिक वाइज प्रश्न को किया तो ऑटोमेटिक है कि आप विषय वस्तु से काफी दूर जा रहे हैं, विषय वस्तु के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। इसलिए किसी प्रश्न को टॉपिक वाइज के रूप में बांट के भूल के मत देखिएगा, ये अपने आप में ब्लंडर होता है। एथिक्स में तो ब्लंडर है, लेकिन पूरे जीएस में ब्लंडर होता है, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक नंबर 3 के बाद टॉपिक नंबर 6 पे आएंगे। और 6 में जरा सा देखिए, लास्ट में कुछ दिया है टॉपिक, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। लास्ट का शीर्षक है, ठीक है। टॉपिक नंबर 7 में, सॉरी हमने जस्ट ए मिनट थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 के बाद टॉपिक नंबर 7 जो है, ठीक है, तो चेंज कर लीजिएगा। 3 के बाद 7 होता है ना। इसमें देखिए लास्ट में कुछ लिखा है, भ्रष्टाचार की चुनौती। अब देखिए यहीं से स्टार्ट होना चाहिए यार। एक वर्ड होता है समस्या, एक वर्ड होता है चुनौती। सिलेबस लिख सकता था भ्रष्टाचार की समस्या, लेकिन सिलेबस लिखा भ्रष्टाचार की चुनौती। तो यहीं से आपको सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार मात्र एक समस्या ना होकर एक चुनौती है। और जब चुनौती होगा तो समाधान आसान होगा या कठिन होगा, समाधान कठिन होगा जो। ठीक है, तो थोड़ा सा आज के लिए थॉट फॉर द डे है, ऐसा डे तो बीती रहा है, थॉट फॉर द नाइट है। रात में सोचिएगा कि कैसे करप्शन एक समस्या ना होकर एक चुनौती है जो। इस पॉइंट क्लियर। चलिए, इसके बाद टेकअप करेंगे टॉपिक नंबर 6। 6 के बाद आ जाइए, भावनात्मक समझ कर लेते हैं, टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 के बाद तब आएंगे टॉपिक नंबर 2 पे जो है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में टेकअप करेंगे टॉपिक नंबर 1। रुकिए तो सही जरा सा, टॉपिक नंबर 1, जो कि टॉपिक 1 जो है ये इन सारे टॉपिक का सारांश है। अब जैसे मान लीजिए टॉपिक नंबर 1 का बेसिक ऑब्जेक्टिव इस बात को समझने से है कि नीति शास्त्र होता क्या है। जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो बिना मेरे बताए आप खुद बता देंगे कि नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। इसीलिए जो दृष्टिकोण रखेंगे, जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कोई विषय वस्तु है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस है। पहले हम लोग किसको कर रहे हैं, डायमेंशंस को कर रहे हैं, और जब इसको मिला देंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, टॉपिक नंबर 1 आपका जो। उसके बाद कर लेंगे टॉपिक नंबर 1 जो सबसे लास्ट में जो। क्लियर। अब आप कह सकते हैं टॉपिक नंबर 5 बच गया। ध्यान रखिए, 5 टॉपिक है विचारक, और विचारक कोई अलग टॉपिक ना होकर हर टॉपिक के साथ चलेगा। तो पूरे टॉपिक में होगा टॉपिक नंबर 5 जो। तो यहां भी विचारक है, यहां भी विचारक, यहां विचारक, यहां विचारक, यहां विचारक और यहां विचारक। अरे जो विचारक होगा उसका कोई विषय होगा ना विचार का जो है। ये पढ़ना है कि उसका जीवनी कब जन्म हुआ, कितनी शादियां की, किससे प्रेम किया, वो नहीं पढ़ना है, उसके विचार को पढ़ना। और विचार का संबंध किससे होगा, विषय से। और यही सारे विषय हैं। तो कभी टॉपिक नंबर 5 को स्वतंत्र टॉपिक के रूप में लेकर नहीं चलना। और उसी तरह से
उपर्युक्त विषयों पर केस स्टडी। तो केस स्टडी को एक टॉपिक होगा या सारे टॉपिक में केस स्टडी? सारे टॉपिक में कर लीजिए केस स्टडी जो। इसीलिए पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, विषय को समझ लेंगे, तब किस पे आएंगे? केस स्टडी पे आएंगे जो। ठीक है, तो इस टॉपिक्स के क्रम को हम लोग लेके चलेंगे जो। एक बार जरा पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए। देखिए कुछ वर्ड ऐसा है जो कठिन लगे, शुरू में नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार पूरे सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए। कौन सा बताइए? दो में क्या है टॉपिक? हाँ, उसमें क्या एप्टीट्यूड जो है। देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एप्टीट्यूड और एक वर्ड होता है एटीट्यूड। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है, उन गुणों को सीखने की जो क्षमता है उसको कहते हैं एप्टीट्यूड जो है। जैसा फॉर एग्जांपल सी सेट सुनते होंगे क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है? एप्टीट्यूड जो है। यहां तक कि अगर पूरे एग्जाम को लेकर चले तो पूरे यूपीएससी का एग्जाम भी एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, उसी टेस्ट करने का तरीका अलग अलग, वैकल्पिक विषय है, जीएस है, सी सेट है जो। अब बताइए एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए जो आवश्यक गुण है उसको सीखने की क्षमता जो है। अब यह सीखने की क्षमता हर व्यक्ति में कभी एक समान नहीं हो सकता, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड। एक होता है किसी भी कार्य को करने की दक्षता, और किसी भी कार्य को करने के लिए गुणों को सीखने की दक्षता, दोनों के पार अंतर। इसीलिए एप्टीट्यूड वर्तमान काल या भविष्य काल? भविष्य। आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, लोक सेवक के रूप में जो भी कार्य आपको करने हैं उन कार्य के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक, उन गुणों को सीखने की अभिव्यक्ति में कितनी क्षमता है, वो टेस्ट क्या करता है? एप्टीट्यूड जो है। इसलिए एबिलिटी हमेशा वर्तमान होता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कितने दक्ष हैं, लेकिन कल को जो काम करना है उसके लिए गुण चाहिए, उसको सीखने में कितने आप दक्ष हैं, वो होता है एप्टीट्यूड जो। क्लियर? और एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम लोग सामाजिक वातावरण में रहते हैं। जब सामाजिक वातावरण में रहते हैं तो हम लोग का झुकाव लगाव व्यक्ति से होता है, वस्तु से होता है, घटना से होता है, परिस्थिति से, उसको लेकर हमारी अभिवृत्ति क्या है, एक दीर्घकालीन सोच क्या है, विचार क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटीट्यूड जो है। क्लियर? तो सिलेबस दोनों को फोकस करता है, एप्टीट्यूड को भी और एटीट्यूड को भी जो। तो टॉपिक नंबर 2 किसको लेकर चला? एटीट्यूड को जो। और देखिए किसी में, और टॉपिक नंबर 3 किसकी बात कर रहा है? एप्टीट्यूड। और यहां तक बता दें कि सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उन सब का जो कोर चीज है, जरा टॉपिक का सिलेबस का सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है? एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये तीनों का आशय अलग अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित या परस्पर रूप से निर्भर है। तो अगले क्लास में सबसे पहले 3 वर्ड को समझाएंगे, एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड। इसी को विस्तार करके सिलेबस का बना टॉपिक 1 to 7 आपका जो। हाँ, देखिए जब नैतिक दुविधा होगी तो दुविधा का समाधान भी करेंगे। तो दुविधा का समाधान कब होगा? जब नैतिक मार्ग दर्शन मिले। नैतिक मार्ग दर्शन कहां से मिलता है? विधि या कानून से मिलता है।
मार्गदर्शन कहां से मिलता है? अंतरात्मा से मिलता है जो। इसलिए जब नैतिक दुविधा होगी तो दुविधा का समाधान करना है। समाधान के नैतिक मार्ग दर्शन बना, जिसके दो स्रोत होंगे, एक विधि होगा और दूसरा अंतरात्मा होगा। विधि बाहरी होता है, अंतरात्मा आंतरिक होता है। हाँ, तो विधि कहां है? अंदर की बाहर? बाहर है। जब बाहरी स्रोत हमको नैतिक मार्गदर्शन नहीं दे पाता है तो हम लोग किधर मुड़ के देखते हैं? अंतरात्मा की ओर जो है। इसलिए पहला इंपॉर्टेंस हमेशा किसका होगा? विधि का होगा, और तब उसके बाद अंतरात्मा का जो है। और अंतरात्मा जो है क्या होता है? माइंड होता है कि इनर माइंड होता है? इनर माइंड होता है। कहता है बॉडी कैन बी रॉन्ग, सोल कैन नॉट बी रॉन्ग, माइंड कैन बी रॉन्ग, इनर माइंड कैन नेवर बी रॉन्ग। और इसमें सोचिएगा कि हर व्यक्ति की अंतरात्मा अलग अलग होती है या हर व्यक्ति की अंतरात्मा एक होती है? हर व्यक्ति की अंतरात्मा एक होती है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि बुरा करो और बुरा बनो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो? हर व्यक्ति क्या कहता है? अच्छा बनो, अच्छा करो। यहां तक कि एक अपराधी का भी अंतरात्मा वही होता है जो सामान्य व्यक्ति का होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि अगर हर की अंतरात्मा एक है तो उसने अपराध क्यों किया? इसीलिए किया कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाया। उसने अपराध किया अपने माइंड के कारण, ना कि इनर माइंड के कारण। रिकॉल कीजिए, जब अपराधी भी कानून के दायरे में आता है तो वो भी जज से कहता है कि मी लॉर्ड, मुझे माफ कर दिया जाए। जिस जीवन का कीमत दूसरे के लिए था उसका एहसास उसको होता है, तो उसकी अंतरात्मा भी जीवन के संरक्षण पर ध्यान देती है। जो पॉइंट क्लियर? इसलिए अंतरात्मा एक होता है, अंतर है तो अंतरात्मा की आवाज पे जो, और जो व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है उसको कहते हैं अंतरात्मा का संकट। और जब अंतरात्मा का संकट होगा तो वो अंतरात्मा नैतिक मार्ग दर्शन के स्रोत के रूप में कार्य नहीं करेगा। वो तभी करता है जब व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। और अंतरात्मा की आवाज व्यक्ति कब सुन पाता है? जब अंतरात्मा को शिक्षित करता है। और अंतरात्मा शिक्षित कब होती है? जब नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जो कि रातों रात नहीं होता है, जो कि बचपन से एक जो विकास होता है व्यक्ति का, उसमें कहीं ना कहीं उसका अभिन्न अंग होता है। उसी कह सकते हैं वो सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव होता है जो। और देख लीजिए, बताइए और किसे क्या करें? मनोवृत्ति क्या दिया? देखिए इंग्लिश वर्ड क्या इसमें? एटीट्यूड होगा ना सर? क्या दिया है हिंदी में? क्या इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में दिया जो देख लेते हैं। ईमानदारी, समझ, अभिवृत्ति, उनके दृष्टिकोण, मनोवृत्ति एटीट्यूड होगा। इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी, एसोसिएशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड है। ठीक है, अभिवृत्ति जो बता रहे थे उसी का उसने अनुवाद किया मनोवृत्ति जो। मनोवृत्ति अभिवृत्ति, इसलिए मैंने कहा अनुवाद में थोड़ा एक रूपता नहीं होता है, बेस्ट होता है इंग्लिश वर्ड को एटीट्यूड तो एटीट्यूड ही रहेगा, चाहे मनोवृत्ति कर दिया अभिवृत्ति कर दे उसके इसमें जो। चलिए तो ऐसा कीजिए, तो आज हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया लेकिन बहुत कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कल से टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जो ऊपर का 3 वर्ड था पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, और तो जो क्रम आपको बताया तो उस क्रम में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो। ठीक है, तो कल स्टार्टिंग का कुछ समय इंट्रोडक्शन पे जाएगा और तब टॉपिक नंबर 3 से हम लोग टेकअप करेंगे। एक चीज और कर लीजिएगा जो आप लोग को पूछना चाहिए, लेकिन मैं खुद बता दूं इसमें क्या क्या पढ़ना है जो है, तो नोट कर लीजिए। इसमें जो है आप एक बुक आती है, नोट कर लीजिए, नीति शास्त्र। बुक का शीर्षक है नीति शास्त्र, कॉमा कर लीजिए, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता। बुक का शीर्षक है नीति शास्त्र, कॉमा कर लीजिए, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता, ब्रैकेट कर लीजिए, लोक सेवकों के आधारभूत मूल्य, लोक सेवकों के आधारभूत मूल्य। यह बुक का शीर्षक, लेखक का नाम है पीटी शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा जो है, पीटी शर्मा जो है, एक आप इसको ले लीजिए। उसके बाद नाम सुने होंगे सेकेंड ईयर से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, इसके 15 रिपोर्ट है। आपके लिए 3 रिपोर्ट पे फोकस कीजिएगा। रिपोर्ट नंबर 1 जिसका शीर्षक है सूचना का अधिकार, एक आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद कर लीजिएगा रिपोर्ट नंबर 4 जिसका शीर्षक है शासन में नैतिकता। रिपोर्ट 1 सूचना का अधिकार, रिपोर्ट 2 कर लीजिए शासन में नैतिकता, एक इसको रेफर कर लीजिएगा। और उसके बाद रिपोर्ट नंबर 12 और ये कर लीजिएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, नागरिक केंद्रित प्रशासन। उसके बाद एनसीईआरटी का क्लास 11th और क्लास 12th का बुक आता है मनोविज्ञान पे जो है,
और उसमें जो है आप क्लास 11th और 12th में एक एक चैप्टर पढ़ना। एक चैप्टर होगा अभिवृत्ति, एटीट्यूड, उसको पढ़ लीजिएगा, एटीट्यूड अभिवृत्ति जो है। और एक चैप्टर होगा भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। और तो चेक कर लीजिएगा, आई थिंक कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है और 12th का चैप्टर नंबर 9 है, या हो सकता है उल्टा भी हो, 6-9 में, वो चेक कर लीजिएगा। एक चैप्टर जो है, और बुक नहीं परचेज करना है, फोटोकॉपी करा लीजिए, कहीं से मिल जाएगा उसके इसमें। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 9 जो है, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए। जो 2 टॉपिक ऐसे हैं, और आपको बता दें कि नीति शास्त्र जो है ये कई सारे विषय का समावेश है एक्चुअली जो है, इसलिए इसमें थोड़ा कुछ साइकोलॉजी भी है, थोड़ा सोशोलॉजी भी है, थोड़ा पब्लिक एड भी है, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी है। लेकिन जिस चीज से बचिएगा, नीति शास्त्र फिलॉसफी है या नहीं है? नहीं है जो है, बिल्कुल। इसमें कई सारे विषय का समावेशन है, और खास करके इसका झुकाव है शासन एवं प्रशासन की तरफ जो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये 2 बुक में से एक एक चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लस जब टॉपिक्स हम लोग क्लास में करेंगे तो कुछ टॉपिक का आपको विशेष रीडिंग करना होगा, वो टॉपिक के साथ हम बताते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अब लोक सेवक के मूल्यों की बात करेंगे तो आचरण संहिता लोक सेवक का पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, कुछ यूनाइटेड नेशन को पढ़ना है, कुछ वर्ल्ड बैंक को पढ़ना है, तो वो सब विशेष टॉपिक के साथ होगा जो। उसी तरह मान लीजिए एक टॉपिक है निगम शासन, तो उसमें आपको सीएसआर पढ़ना है, तो थोड़ा कंपनी अधिनियम के प्रावधान को देख लीजिएगा, तो विशिष्ट होगा। जनरली आपको एक पीडी शर्मा की बुक है, सेकंड ईयर का 3 रिपोर्ट है, और एनसीईआरटी क्लास 11 मनोविज्ञान में एक एक चैप्टर देखना है जिसका संबंध है एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस से जो, ठीक है। चलिए तो अगले क्लास से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम कभी बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के पहले नहीं देते हैं, जब पढ़े नहीं तो बेस्ट ऑफ लक क्या कर लेगा, तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक जो है, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।